नमस्कार। सिंधी हिंदी विद्या समिति नागपुर द्वारा संचालित दादा रामचंद बाखरू सिंधु महाविद्यालय, उसके आईक्यूएसी विभाग द्वारा आज वेबिनार का आयोजन किया गया है। उसमें आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और कुछ जो भी इसमें लोग जुड़े हुए हैं, उनसे एक निवेदन है कि जो भी एक अन्य वक्ता कभी बोल रहा हो तो अपने आप को बाकी लोग म्यूट पर रखें। और जो हमारे मुख्य वक्ता रहेंगे, उनसे यदि आपके कोई प्रश्न है तो आप चैट बॉक्स पे डाल सकते हैं, अथवा रेज हैंड का ऑप्शन है, आप रेज हैंड करिए। उसमें से चुनिंदा प्रश्न हम वक्ता के सामने रखेंगे, उसके उत्तर आपको दिए जाएंगे। उसी तरह से जो यूट्यूब पे छात्र जुड़े हुए हैं, वो भी चैट बॉक्स में अपने प्रश्न रख सकते हैं। उसमें से जो कुछ, क्योंकि समय का अभाव रहता है, समय सीमा को देखते हुए कुछ प्रश्न हम लोग वक्ता के सामने रखेंगे। आज का, जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा जो विषय है रोजमर्रा के जीवन में फिजियोथेरेपी, फिजियोथेरेपी इन एवरीडे लाइफ, है ना। ये विषय में हमारे जो मुख्य वक्ता है आज के, श्री विष्णु भूरे जी, वो हमें मार्गदर्शन करेंगे। उससे पूर्व मैं आज जो हमारे एक तो प्रबंधन जो है सिंधी विद्या विद्या समिति, उनका धन्यवाद करता हूँ। और हमारे जो आदरणीय प्राचार्य हैं डॉक्टर संतोष कसबेकर जी, वरिष्ठ महाविद्यालय के उप प्राचार्य डॉक्टर तेवानी सर, डॉक्टर थदानी सर, उसी तरह से कनिष्ठ महाविद्यालय के उप प्राचार्य डॉक्टर पाटिल सर, डॉक्टर संगीता रुघानी मैडम, आईक्यूएसी के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर योगेश भूते सर, उनके साथ जो पूरी आईक्यूएसी कमेटी टीम के मेंबर्स, महाविद्यालय के सभी शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारीगण एवं सभी विद्यार्थियों का मैं स्वागत करता हूं। और आमंत्रित करता हूं मैं हमारे प्राचार्य डॉक्टर संतोष कसबेकर सर जी को कि वे आज के कार्यक्रम की प्रस्तावना दें। उनका हमें हमेशा योगदान रहता है। कोई भी कार्यक्रम हम लेके जाते हैं हमारे प्राचार्य के पास, कभी वो मना नहीं करते, उल्टा खुद होके सपोर्ट करते हैं। हमको तो सिर्फ क्रेडिट मिल जाता है, लेकिन पूरा कार्य हमारे उनके मार्गदर्शन में होता है। ऐसे हमारे प्रिंसिपल संतोष कसबेकर जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वे कृपया प्रास्ताविक प्रस्तुत करें। धन्यवाद नवीन जी, बहुत बहुत तारीफ की, इसलिए फिर से एक बार धन्यवाद। आई कॉन्ग्रेचुलेट IQAC and Dr. Mukesh Kaushik, Dr. Yogesh Bhute for organizing such a wonderful webinar. The necessity of physiotherapy in day-to-day life, it has gained lot of importance. Nowadays, because lack of exercise, everybody is suffering from one or the other type of ailment. हमें कोई ना कोई हमारे शरीर के अवयव की बीमारी आज है। हम ढंग से नीचे पालकी मार के भी नहीं बैठ सकते, और किसने हमको बोला उठो अगर वो कंडीशन से, तो बगैर हाथ टिकाए हम लोग उठ भी नहीं सकते। सो ये तो एक बेसिक कंसेप्ट है कि अगर आप फिट है कि नहीं है करके, और ऐसे बहुत कम लोग रहते हैं कि जो ये सब कर सकते हैं। तो आप लोग ने ये जो वेबिनार अरेंज किया, नवीन जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मैं। और ऐसे ही जो आम लोगों के लिए लाभदायी है, ऐसे वेबिनार आप हमेशा अरेंज करिए। हमारी सिंधी हिंदी विद्या समिति जो है, उसके प्रेसिडेंट साहब है, उसकी जो मैनेजमेंट है, वो हमेशा सपोर्ट करती है, एनकरेज करती है। आपने भले ही श्रेय मेरे को दिया है, पर यह सारा श्रेय उनको जाता है। और दूसरी बात कि आम जो जनता रहती है, उसको ये समझ में नहीं आता कि हमारे कहाँ गलत हो रहा है। क्या हम ढंग से चल नहीं सकते? क्या हम ढंग से बैठ नहीं सकते? क्या हम ढंग से खड़ा नहीं रह सकते? आपने देखा होगा बहुत से लोग अगर पैदल चलने बोलो, पर्टिकुलरली आज के यंग स्टूडेंट्स को, तो पाँव घिसते घिसते चलते हैं। दूसरी बात है, अगर खड़े रहने के लिए बोलो, अब प्रैक्टिकल में बहुत बार देखता हूं मैं, कभी भी वो एक पाँव पे खड़े होते, कभी ये पाँव पे खड़े होते, कभी वो पाँव पे खड़े होते। जब कभी उनको ढंग से खड़े रहने के लिए कहा जाए, तो कहीं ना कहीं वो टच करेंगे, बॉडी कहीं ना कहीं लीन करेंगे, कहीं ना कहीं उसका वेट उस चीज के ऊपर डालने की कोशिश करेंगे। तो ये सारी जो ऑकवर्ड मूवमेंट्स होती है, इससे हमारे शरीर के ऊपर कहीं ना कहीं स्ट्रेस डेवलप होता है मसल्स के ऊपर में, और फिर ग्रेजुअली अगर ये हैबिट हो जाती है, तो इससे हमारे को एलिमेंट होती है, मसल्स जो है वो कमजोर हो जाते हैं। तो और बहुत से बार ये भी होता है कि जो आम जनता रहती है, जो साधारण पब्लिक रहती है, उनको ये भी नहीं ध्यान में आता है कि ये किस कारण होता है।
जिसको कि हम लोग पोस्चरल डिफेक्ट भी बोलते हैं। मैं आप लोग सबका फिर से एक बार धन्यवाद करता हूं कि मेरे को वो प्रास्ताविक के लिए कहा गया, और फिर से एक बार बधाई देता हूं कि आपने बहुत सुंदर और आज के दिनों में इम्पोर्टेंट ऐसे ये फिजियोथेरेपी से रिलेटेड वेबिनार अरेंज किया है। बहुत से बार साधारण लोगों के मन में प्रश्न रहता है, पर वो उस क्षुल्लक प्रश्न के लिए वो डॉक्टर के पास जाने से हिचकिचाते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आज के जो हमारे प्रमुख वक्ता है डॉक्टर विष्णुपुरी जी, ये हमें बहुत उचित मार्गदर्शन करेंगे और हमारे को नई जो टेक्निक्स है या फिर हम लोग बॉडी मसल्स का जो स्ट्रेस है वो कैसे रिलीज करेंगे, इसके बारे में हमको मार्गदर्शन करेंगे। धन्यवाद नवीन जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके शब्द जो है सारगर्भित शब्द, आप भले ही बहुत डिटेल में नहीं बोलते, लेकिन हमारे लिए प्रेरणा का स्थान होते हैं। हम जरूर इससे प्रेरणा लेंगे कि हम आगे भी जो महाविद्यालय के हित में हो, विद्यार्थियों के हित में और जनमानस के हित में वैसे कार्य करते रहे। सर हमेशा ऐसी प्रेरणा आपसे मिलती रहे, ऐसी कामना, और बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, आज का जो कार्यक्रम है उसकी संकल्पना जो थी वो हमारे जो डॉक्टर मुकेश कौशिक जी थी उन्होंने रखी थी कि भाई ऐसा एक किया जा सकता है। उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और अभी मैं आमंत्रित करता हूँ संगीता रुगवानी मैडम को, जो कि हमारे महाविद्यालय का एक अंग है, हिस्सा है, और वे खुद एक एमबीबीएस डॉक्टर है। महाविद्यालय के कार्यों के साथ साथ जब भी कभी मेडिकल की कुछ जरूरत होती है, मेडिकल से रिलेटेड कोई आवश्यकता महसूस होती है, तो वो हमेशा उनका सबको सहयोग और मार्गदर्शन मिलता रहता है। मैं आमंत्रित करता हूँ संगीता रुगवानी मैडम को कि वे आज के विषय पर वो किस तरह से लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, आज का जो विषय हमने रखा है वो किस तरह से लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, उस पर प्रकाश डाले, मार्गदर्शन करें। संगीता रुगवानी मैडम। नमस्कार सभी को। आवाज मेरा आई एम ऑडिबल? या जी मैडम, आ रही है। आज का विषय मुझे काफी अच्छा लगा। मैंने जब सुना कि मुझे इस विषय पे बात करनी है तो बहुत अच्छा टॉपिक है जो आज के मतलब दौर में बहुत जरूरी है। जैसे कि हम सब जानते हैं आजकल हम लोग मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर ये चीजें बहुत ज्यादा यूज करते हैं और कंटिन्यूअसली एक ही पोस्चर में हम बैठते हैं, तो पोस्चरल डिजीजेस बहुत ज्यादा कॉमन है। जैसे हम कंप्यूटर पे बैठते हैं तो हमारा जो पोस्चर होना चाहिए, रीढ़ की हड्डी जो हमारी है वो स्ट्रेट होना चाहिए। हम लोगों को बहुत ज्यादा गर्दन को झुकाना नहीं चाहिए, नहीं तो स्पॉन्डिलाइटिस होने का चांस रहता है। और लो बैक पेन का प्रॉब्लम उसकी वजह से अगर हम सीधा नहीं बैठते हैं और पीछे जो हमारी बैकबोन है, नीचे का भाग जो होता है उस पे थोड़ा सा सपोर्ट होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो कंप्यूटर के सामने काम करते समय हमको ध्यान रखनी है कि जो हमारा टेबल होता है, हमारी चेयर है, उसका जो हाइट है वो बरोबर प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। नहीं तो हमारे पैर जैसे जमीन पे अगर जमीन से ऊंचे है तो वो लटकते हैं तो उसमें भी स्वेलिंग आने का चांस रहता है। और एल्बो जॉइंट जो कि कंटिन्यूअसली यूज होता है, व्रिस्ट जॉइंट, छोटे उंगलियों के जॉइंट्स, तो ये सब चीजें हमको बहुत ज्यादा ध्यान में रखते हुए हम लोगों को पहले तो करेक्ट पोस्चर, अगर हम कंप्यूटर के सामने है तो पोस्चर कैसा होना चाहिए उसका ध्यान देना है। दूसरा इम्पोर्टेंट ये है कि अगर हम कंप्यूटर के सामने बहुत लगातार बैठते हैं तो उसमें हर 2-3 घंटे के बीच में हमको थोड़ा उठ के स्ट्रेच, अपने आप को स्ट्रेच करना चाहिए या थोड़ा इधर उधर टहल के आना चाहिए। उससे क्या रहेगा, जो कंटिन्यूअस बैठने से जो हमारे बॉडी का जो पोस्चरल वजह से डिजीजेस होती है वो नहीं होगी। और मोबाइल का भी जो यूज करते हैं हम लोग, तो हमारी नेक जो है वो ज्यादा फ्लेक्स नहीं होना चाहिए, मतलब हमको मोबाइल को थोड़ा ऊपर लेके करना चाहिए, नहीं तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जो है ये बहुत ही मतलब बहुत पेनफुल डिजीज है जो कि बहुत रेयरली पूरी तरह से क्योर होती है, नहीं तो उसको लाइफ लॉन्ग हम लोगों को लेके चलना पड़ता है। और उसकी वजह से हमको जो सिम्टम्स आते हैं, जैसे अगर आपको सिम्टम भी जल्दी समझ में आ गए तो आप थोड़ा सा उसकी तरफ ध्यान दे सकते, जैसे चक्कर आना है, उल्टी जैसे लगना या हाथों में झुनझुनी आना,
तो ये सब जो लक्षण है वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लक्षण है। दूसरा जो एक इम्पोर्टेंट मैं हाउसवाइफ्स के लिए थोड़ा कहना चाहूंगी कि जो झुकने का जो हमारा जो रहता है कि हम लोग झुक के जो भी चीज उठाते हैं तो वो एकदम बेंड नहीं होना पड़ता है। वर्टिब्रल कॉलम जो रीढ़ की हड्डी है उसको पूरा नहीं बेंड करना चाहिए। आपको पहले नीचे घुटनों के बल बैठना है और फिर कोई भी चीज को झुक के फिर उठाना है, नहीं तो हमारे उसकी वजह से लो बैक पेन जो है वो बहुत ज्यादा कॉमन होता है मोस्टली हाउसवाइफ्स में। तो ये कुछ चीजें हैं। और फ्रोजन शोल्डर जो मैं आजकल देखती हूँ, फ्रोजन शोल्डर एक ऐसी डिजीज है जिसमें शोल्डर जॉइंट जो है वो स्टिफ हो जाता है, जिसकी वजह से आपका हाथ ऊपर नहीं जाता है, पीछे नहीं जाता है और बहुत ही पेनफुल होता है और इसको क्योर करना बहुत ही मुश्किल है। तो एक्सरसाइज जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। हम लोग एक्सरसाइज करेंगे तो सभी जॉइंट्स हमारे जो है वो स्ट्रांग रहेंगे, स्टिफ नहीं होंगे, क्योंकि हम लोग काम उस तरह के आजकल करते नहीं है जिसमें पूरे जॉइंट्स का यूज हो। सब रिमोट कंट्रोल है, बैठ बैठ के करना है, तो एक्सरसाइज तो बहुत ही मस्ट है। उसके साथ डाइट का अच्छा रोल है। कैल्शियम, विटामिन डी, ये चीजें जो जॉइंट्स के लिए और मसल्स के लिए जरूरी है, उसमें इसको डाइट का भी बहुत अच्छा रोल है जो आपने प्रॉपर डाइट लेना चाहिए। एक और मैं पॉइंट बोलूंगी कि आंखों पे भी बहुत स्ट्रेन आ रहा है ये सब चीजों की वजह से। उसके लिए भी आपको वही है कि कंटिन्यू 1-2 घंटे अगर आपने स्क्रीन के सामने है तो आपको थोड़ा सा ब्रेक, 10 मिनट का तो भी ब्रेक लेना चाहिए। मेरे ख्याल से बाकी सब लोगों को तो सब चीजें पता है। और कुछ अगर कुछ क्वेरीज है तो पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रुकमानी मैडम। थैंक यू। यानी हमको आयोजन जो मुख्य वक्ता के बोलने से पहले ही कई सारी चीजें आपने इतनी महत्वपूर्ण बताई कि जो हमारे लिए बिल्कुल दैनंदिन जीवन में काम आएगी निश्चित रूप से। आपने उसमें जो वर्किंग लोग हैं उनके बारे में भी बताया, प्लस जो घर में रह के कार्य करते हाउसवाइफ हो या जो भी बच्चे हो सबके बारे में आपने बताया कि क्या क्या तकलीफें होती है, डाइट के जरिए या एक्सरसाइज के जरिए उसे कैसे सुधारा जा सकता है। तो निश्चित रूप से हम उसको उपयोग में लाएंगे। बहुत धन्यवाद मैडम। अब हम लोग बढ़ते हैं मुख्य कार्यक्रम की ओर। तो श्री विष्णु भूरे जी का मैं परिचय आपके सामने रखना चाहूंगा जो आज हमारे मुख्य वक्ता है। श्री विष्णु भूरे जी टाटा मेघे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज वर्धा में फिजियोथेरेपी के अंतिम वर्ष के छात्र हैं। एम्स एवं भारत के अन्य बड़े बड़े अस्पतालों में 6 रिसर्च उन्होंने कंडक्ट किया है। मल्टी डिसिप्लिनरी मेडिकल फील्ड में रिसर्च कार्य का भी अनुभव रखते हैं। यूनिवर्सिटी रिसर्च प्रोजेक्ट में उनका सक्रिय सहभाग रहता है और राष्ट्रीय स्तर की कॉन्फ्रेंस में उन्हें एक बेस्ट ओरेटर पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। ऐसे हमारे आज के वेबिनार के मुख्य वक्ता श्री विष्णु भूरे जी को मैं चंद पंक्तियों के साथ आमंत्रित करना चाहूंगा। जब आप खुद नहीं चल पाते, ये हमारे लिए मतलब उनके साइड से, जब आप खुद नहीं चल पाते तो आपको ये चलाते हैं। जब दवा भी दर्द दूर नहीं कर पाती, आपका दर्द दूर कर जाते हैं। जब आप उम्मीद खो देते हैं, वो आशा की किरण जगाते हैं। ये वो है जो आपको व्हील चेयर से उठाना सिखाते हैं, अपने आप पर विश्वास करना सिखाते हैं, आपको स्वस्थ, चुस्त एवं मजबूत बनाते हैं। दोस्तों, ये सिर्फ एक डॉक्टर ही नहीं, फिजियोथेरेपिस्ट कहलाते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट कहलाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार होता है ना, किसी एक्सीडेंट की वजह से कुछ नुकसान हो जाता है किसी के पैर में, वो खड़े नहीं हो पाते, वो आशा खो देते हैं, उम्मीद खो देते हैं। ऐसे समय पर व्हील चेयर से उठाने का काम, उसमें आत्मविश्वास जगाने का काम ये जो है फिजियोथेरेपिस्ट करते हैं। और कई बार होता है कि आपको जब आप क्लिनिक में जाते हैं तो ही आपको मालूम पड़ता है कि भी हमने कैसे क्या करना चाहिए, मतलब फिजियोथेरेपी के बारे में तब आपको मालूम पड़ता है। लेकिन आज के जो हमारे वक्ता है डॉक्टर विष्णु भूरे जी, ये आपको ऐसा बताएंगे, इस तरह की जानकारी देंगे कि आप डेली जीवन में, आप घर में जैसे अभी आप बैठे हुए हैं, आप ये सुन रहे हैं कार्यक्रम, तो फिजियोथेरेपी आपके कैसे काम आ सकती है, बैठे बैठे आप उसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं, कॉलेज में काम करते समय आप कैसे प्रयोग कर सकते हैं, है ना, गाड़ी चलाते समय आप कैसे उसका उपयोग कर सकते हैं कि जिसका आपके स्वास्थ्य के ऊपर अच्छा असर रहे। मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर विष्णु भूरे जी को। विष्णु भूरे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम सब लोग उत्सुक हैं कि आपको सुने। स्वागत है विष्णु भूरे जी, आपको सौंपता हूं।
जी, थैंक यू सो मच। सिंधु महाविद्यालय के सभी टीचर्स, ऑनरेबल चेयर पे जितने भी माननीय लोग बैठे हैं, मैं उनको भी धन्यवाद करता हूँ कि मुझे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया आज। सो बहुत बहुत धन्यवाद। तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम मैं अपना सेशन यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। मैं डॉक्टर संगीता मैम को भी थैंक्स कहना चाहता हूँ, जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से मेरे सारे मोस्ट पॉइंट्स वहाँ पे कंक्लूड करने की कोशिश की। बट थैंक यू सो मच मैम आपके स्पीच के लिए, थैंक यू सो मच। तो आज का प्रोग्राम हम यहाँ से शुरू करते हैं। सो व्हाट एग्जैक्टली फिजियोथेरेपी इज, मतलब ऐसा कहा जाता है कि अगर मेडिसिन काम करना बंद कर दे तो फिर फिजियोथेरेपी एक बहुत बड़ा ऑप्शन होता है। हम लोग बचपन से ही मेडिसिन खाते आ रहे हैं, तो उसकी वजह से हमें तब कुछ इफेक्ट नहीं होता है, बट इफेक्ट हमारा 60s या 50 इयर्स के बाद में मिलना शुरू होता है। उसके साइड इफेक्ट्स हमें तब मिलना शुरू होता है। तो अगर हमने मेडिसिन को ही कम कर दिया और फिजिकल एक्टिविटीज के ऊपर ज्यादा फोकस रहे, तो ऐसा हो सकता है कि हम लोग और साल जिए, लाइक अराउंड 80 मैक्सिमम साल होते हैं। मैक्सिमम इंसान 80 साल तक जी सकता है, बट आफ्टर 80s अगर जीना है तो आपको फिजिकल थेरेपी या फिर फिजियोथेरेपी या फिर फिजिकल एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा मेडिसिन छोड़ के। सो यहाँ पे एक चीज और है कि मेडिसिन एड्स इयर्स टू लाइफ, बट फिजियोथेरेपी एड्स लाइफ टू इयर्स। तो व्हाट एग्जैक्टली फिजियोथेरेपी इज? फिजियोथेरेपी का डेफिनेशन है कि ट्रीटमेंट और डिजीज, इंजुरी और ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, इंजुरी or deformity by physical methods such as electrotherapy, heat modality, exercise rather than drugs or surgery. सर्जरी के अलावा हम फिजिकल थेरेपी या फिर उसका एक्सरसाइज देके कैसे हम पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं यूजिंग इलेक्ट्रोथेरेपी मोडालिटीज को भी। तो इसमें आता है कि हाइड्रोथेरेपी, जिसमें कि हम वाटर फोर्स से पेशेंट को ट्रीट करते हैं। यहाँ पे आता है मोबिलाइजेशन, जिसमें कि अगर जॉइंट्स के बीच में गैप गिर गई है या फिर जॉइंट्स बहुत स्टिफ हो गए हैं, जॉइंट्स मूव नहीं कर पा रहे, तो उसका जो एडहेशंस होता है, जहाँ पे पूरा टाइटनेस फील हो जाता है, तो वो टाइटनेस को निकाल के उसको जो हमारे ये होते हैं जॉइंट्स होते हैं, उसको कैसे मोबिलाइज करना, ये एक फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल है। और एक इसमें है मसल री एजुकेशन, मतलब मसल, जैसे कोई पैरालिसिस का पेशेंट आ गया जिसमें कि मसल पूरा काम करना बंद कर देती है, तब सिर्फ और सिर्फ फिजियोथेरेपी एक काम में आता है, और आपके कुछ जो डेली रूटीन के मेडिसिन होते हैं वो काम में आते हैं। उसके अलावा और कुछ काम में नहीं आता है। वहां पे मसल जैसे पैरालाइज हो गए हैं, तो उसको फिर से फंक्शन कैसे करवाया जाए, मसल से फिर से वैसा काम कैसे करवाया जाए, वो एक फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल होता है। जॉइंट में मोबिलाइजेशन, मैनिपुलेशन से, थेराप्यूटिक एक्सरसाइज से हम लोग ट्रीट करते हैं पेशेंट्स को विदाउट एनी मेडिसिन, विदाउट एनी स्टेरॉइड्स और ये सब चीजें। फिजियोथेरेपी का बहुत सारे ब्रांचेस हैं, जैसे कि हम लोग ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपी, कार्डियोपल्मोनरी, न्यूरो, स्पोर्ट्स, पीडियाट्रिक्स, कैंसर, ये सब एक ब्रांचेस है जिसमें फिजियोथेरेपी का एक बहुत बड़ा रोल होता है। ऑर्थोपेडिक्स फिजियोथेरेपी, जैसे कोई फ्रैक्चर हो गया, जैसे फ्रैक्चर के बाद में प्लास्टर कास्ट लगाते हैं या फिर उसका सर्जरी होकर उसको सूचर्स लगाते हैं, तो उसमें सबसे बड़ा फिजियोथेरेपी का रोल ये होता है कि आफ्टर प्लास्टर कास्ट लगाने के बाद में जो जॉइंट स्टिफ हो जाते हैं, तो जॉइंट स्टिफ होने के बाद में वहां पे मसल एक्टिविटीज नहीं होती है, तो फिर से उसको रीएक्टिवेट करने के लिए फिर से एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, मतलब आपके जीवन के हर एक क्षण में जो एक्टिविटीज होनी चाहिए उसको री एजुकेट करने के लिए फिजियोथेरेपी एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है। कार्डियोपल्मोनरी फिजियोथेरेपी, जैसे कार्डिक बाईपास ग्राफ्ट का एक ऑपरेशन जैसे हो गया, या फिर रेस्पिरेटरी फेलियर हो गया, या फिर अस्थमा पेशेंट्स में क्या होता है कि ऑक्सीजन, जो लंग्स की कैपेसिटी है, वो ऑक्सीजन कंजम्पशन करना बहुत कम हो जाता है। उसमें क्या होता है कि फिजियोथेरेपी के कुछ एक्सरसाइज है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज जैसे बोलते हैं, वो देने से हम लोग
उस पेशेंट को बराबर से ब्रीथ करना सिखाते हैं, ताकि पूरा जितना भी ऑक्सीजन वो कंज्यूम कर रहा है पूरा फुलफिल हो, पूरे आर्टरीज जो उनके मांसपेशियों तक जाने वाले ब्लड सप्लाई है, पूरा ब्लड सप्लाई अच्छी तरीके से वहां पे होना चाहिए। तो ये है कार्डियो पल्मोनरी फिजियोथेरेपी का रोल। न्यूरो फिजियोथेरेपी का, जैसे मैंने कहा, न्यूरो फिजियोथेरेपी एक पैरालिसिस के बाद काम में आता है, या फिर स्ट्रोक का जो पेशेंट है, अगर वहां पे ब्लड सप्लाई कम हो गया है तो वो स्ट्रोक के पेशेंट में फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल होता है, जिसमें कि फिजिकल एक्टिविटीज जो उनको इंश्योर करते हैं, जो फिजिकल एक्टिविटीज हम लोग फिजियोथेरेपी एक फिजिकल थेरेपी हम लोग जिन मसल को रीएजुकेट करने के लिए देते हैं, तो न्यूरो फिजियोथेरेपी वहां पे बहुत ज्यादा काम में आता है। स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी, जैसे कि आप सब जानते हैं, क्रिकेट हो, बैडमिंटन हो, या फिर और कोई भी दूसरा स्पोर्ट्स हो, स्विमिंग हो, फेंसिंग हो, या जो भी स्पोर्ट्स हो, वहां पे स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर देखिए, पहले तो बात यह है कि स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट का मैच कोई हो रहा है, वहां पे कंटिन्यूअसली एक एक प्लेयर के ऊपर वहां पे फिजियोथेरेपी को एक प्लेयर के ऊपर कंटिन्यूअसली फोकस रखना पड़ता है, जहां पे किस तरह का मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म ऑफ इंजरी कैसा है उसका, किस तरह से वहां पे इंज्योर्ड हुआ है वो जॉइंट, वो पता करने के लिए, और वही के वहीं पे ट्रीट करने के लिए, ताकि आगे स्पोर्ट्स, मतलब जैसे स्पोर्ट्स जो खिलाड़ी होते हैं उन लोगों को आगे चल के ज्यादा नुकसान ना हो, ज्यादा महीने साल ना लगे उनकी इंजरी को हील करते करते हैं। तो यहाँ पे रोल आता है स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी का। पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपी, जैसे कुछ बच्चे डाउन सिंड्रोम के हो जाते हैं, जिसमें विकलांग जिसे कहते हैं वो हो जाते हैं, किसी को बचपन से ही पोलियो हो जाता है, तो उन पेशेंट्स की मसल्स, जैसे कोई मसल्स काम करना बंद कर देती है, बट कुछ मसल तभी भी फिर भी काम करती है, जो कुछ मसल तभी भी फिर भी काम करती है, बट वो मसल को फिर से एजुकेट करने के लिए, वो मसल को फिर से एक्टिवेट करने के लिए फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल है। कैंसर में भी फिजियोथेरेपी का बहुत ज्यादा रोल है, ज्यादा नहीं बोलूंगा बट थोड़ा बहुत है, जिसमें कि फिजियोथेरेपी एक बहुत बड़ी क्रूशियल स्टेज के ऊपर काम करता है। कैंसर में क्या होता है कि एक ट्यूमर निकालने के बाद सर्जरी हो जाती है, उसके बाद में वहां पे फिर से एक्टिविटीज को फिर से बढ़ावा देने के लिए फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल है। और सेरेब्रल पाल्सी के जो पेशेंट्स होते हैं, जिसमें बच्चों का एक्टिविटीज कम हो जाती है, तो फिर से बच्चों को कैसी एक्टिविटीज करना, क्योंकि बचपन में अगर हमने फिजियोथेरेपिस्ट या फिर आपने अवेयरनेस नहीं दिखाया वो बच्चे के ऊपर, अगर कुछ डिफॉर्मिटीज हो गई है, या फिर वो बच्चा कुछ परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, एक्शंस, हंस नहीं पा रहा है, रो नहीं पा रहा है, उसका आंखें नहीं खोल पा रहा है, तो आप सबसे पहले कोई भी डॉक्टर्स को दिखाते हैं। बट अगर आपने डायरेक्टली, अगर उसके मसल एक्शंस कम हो रहे हैं, उसके मूवमेंट्स कम हो रहे हैं, तो वहां पे सबसे पहले रोल आता है फिजियोथेरेपिस्ट का। फिजियोथेरेपिस्ट सबसे पहले वहां पे एक्ट करता है, जिसमें कि वो एक ऐसे मूवमेंट्स या फिर ऐसे थेरेपीज बताता है जिसमें कि वो पेशेंट फिर से एक्टिविटी करना, मतलब जो बच्चा है वो फिर से उसी वक्त एक्टिविटी शुरू कर देता है। क्योंकि क्या होता है कि आफ्टर 21 ईयर्स ऑफ एज या फिर 20 ईयर्स ऑफ एज क्या होता है कि एक साल एक ऐसा वक्त होता है जिसमें कि हमारी बॉडी प्रोग्रेसिव काम करना बंद कर देती है। जैसे डेवलपमेंट कम हो जाता है, बट जो शरीर में जो डेवलप्ड हुआ है, जो घटना जिसे बोलते हैं, मतलब कम होने का, जो डेंसिटी कम होती है, बोन डेंसिटी कम होती है, या फिर मसल फ्रैक्चर, मसल्स के एक्टिविटीज कम होना शुरू होता है, वो होता है 21 ईयर्स ऑफ एज। जब तक 21 ईयर्स ऑफ एज है, तब तक अगर वहां पे कोई अच्छे से कदम नहीं लिया गया, तो फुल लाइफ टाइम वहां पे पेशेंट को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने के चांस होते हैं इन द फ्यूचर लाइफ। तो सबसे पहले हम आएंगे पोस्चर के ऊपर। पोस्चर में सबसे बड़ा रोल होता है फिजियोथेरेपी का। अब देखिए, यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपके एक इमेज दिख रही होगी, जिसमें कि आप एक ये लेडी वहां पे फोन यूज कर रही है। तो इसमें क्या हो रहा है कि उसने सबसे ज्यादा वहां पे स्पॉन्डिलाइसिस के चांसेस इसमें सबसे ज्यादा होता है, जैसे कि संगीता मैम ने बताया। यहाँ पे क्या होता है कि स्पॉन्डिलाइसिस के चांसेस क्यों हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ ज्यादा ही बेंड हो रहा है। ये जो स्पाइन, सर्वाइकल स्पाइन जो है, ये सबसे ज्यादा बेंड हो रहा है, जिससे कि आंखों का भी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा और स्पाइन का भी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। और इसमें क्या करना है कि आपको ऐसे बिल्कुल भी यूज नहीं करना है फोन। जैसे हम अभी क्वारंटाइन सेंटर में, फिर हम क्वारंटाइन टाइम में चल रहे हैं, जिसमें कि सब लोग घर पे ही है, तो घर पे आप थोड़ा अवेयरनेस रखिए कि आप
आप जो एक्टिविटीज एक तो हो नहीं रही है घर के बाहर, आप नहीं जा पा रहे हैं, जिसमें कि आपका फटीग बढ़ जाएगा मसल का, या फिर आपका एक्टिविटीज मतलब जो डेली लिविंग जो है वो कम हो जाएगा। तो आपको ऐसे स्टेप्स नहीं लेने हैं जिसमें कि आपका एक्टिविटीज यहाँ पे हैम्पर हो सके। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है जिसमें कि ये लड़की फोन देख रही है, जिसमें कि ये जो स्पाइन है वो कुछ ज्यादा ही फ्लेक्स्ड में चले गया है, बट ये जो करेक्ट पोस्चर है ये गुड पोस्चर है। इसमें क्या कर रहे हैं कि फोन को ऐसे सामने में उठा के डायरेक्ट ये 30 सेंटीमीटर का डिफरेंस है, ये आंखों में और फोन के बीच में 30 सेंटीमीटर का डिफरेंस है। इंश्योर ये करना है आपको कि आपका स्पाइन कुछ ज्यादा ही फ्लेक्स ना हो जाए। अगर ज्यादा फ्लेक्स हो रहा है तो आपको करेक्ट करना है। आपको 21 दिन, ऐसा कहा जाता है 21 दिन में एक आदत बदलती है। तो आप अगर 21 डेज अगर ये आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और आप अच्छी लाइफ प्रेफर कर सकेंगे। इसमें क्या हो रहा है कि एक तो फोन 30 सेंटीमीटर के ऊपर है, ऊपर से ये ज्यादा फ्लेक्स नहीं है, ये स्पाइन जो है ये एस शेप में होना चाहिए। ये जो चेयर है वो अर्गोनॉमिक्स चेयर जिसे बोलते हैं, जो कि स्पाइन को एक फेमिलियर है। स्पाइन कभी भी आपका ऐसा एस शेप में होता है। अब ये एस शेप पे रहने के लिए ये चेयर का डिजाइन किया गया है, जिसमें कि एक तो ये जो पैर का जो एक पार्ट दिख रहा है वो स्ट्रेट है, और डायरेक्ट ये 90 डिग्री पे बेंड होता है। जो आपको 30 सेंटीमीटर का ये रखना है, इंश्योर करिए इसमें 30 सेंटीमीटर का डिफरेंस रखना है। ये हो गया सिटिंग पोजीशन में गुड पोस्चर, और ये बैड पोस्चर। अब स्टैंडिंग में कैसे खड़े रहना है। आप एक तो मोस्टली यहाँ पे जो टीचिंग स्टाफ है, जिसमें कि लॉन्ग आवर्स तक आपको खड़े रहना पड़ता है ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड पे लिखने के लिए, या फिर आपको कंटिन्यूअसली एग्जामिनेशन के वक्त आपको कंटिन्यू चलना पड़ता है, या फिर इवेल्युएशन के वक्त आप कंटिन्यू पोस्चर में एक पोस्चर में ही रहते हैं। तो क्या होता है कि आपके शोल्डर्स ऐसे श्रंक हो जाएंगे, जिसमें ऐसे जो शोल्डर्स है वो आगे के तरफ बढ़ जाते हैं, और आपका स्पाइन जो है वो हैम्पर हो जाता है इसमें। और जो ये लो बैक है, जो ये बैक वाला जो रीजन है, ये कुछ ज्यादा ऐसे हम्पी बाहर निकलता है। तो इससे क्या होता है कि नीचे से जो एरिया है, ये जो नीचे वाला एरिया है वो एरिया ऐसा बाहर निकल जाता है, जिससे कि जो लो बैक पेन के चांसेस होते हैं वो सबसे ज्यादा इस केसेस में दिखाई देते हैं। तो आपको एक इंश्योर करना है कि आप स्टैंड स्टिल, मतलब सीधा खड़े रहना है, जिससे कि आपका स्पाइन एकदम से ज्यादा एग्जैजरेट ना हो जाए, ज्यादा चेंजेस ना आए, जिसमें कि देखिए गुड पोस्चर में क्या होता है कि आपके शोल्डर्स आगे निकल जाते हैं, आपके वीकनेस हो जाती है, जो मिडिल और लोअर बैक की जो मसल्स हैं वो वीक हो जाती है, नेक में पेन शुरू हो जाता है, फिर नेक में जैसा जैसा पेन शुरू हो गया, आगे बढ़ गया, उसके बाद में माइग्रेन आ जाता है। माइग्रेन एक बहुत ही बेकार बीमारी जिसे बोल सकते हैं, बहुत गंदा हेडेक होता है, जिसमें कि एक साइड पूरा ब्रेन हेडेक होना शुरू हो जाता है। तो क्या होता है कि अगर आपका अभी से अगर सर्वाइकल स्पाइन, ये जो रीजन है इसको सर्वाइकल स्पाइन बोलते हैं। ये सर्वाइकल स्पाइन कुछ ज्यादा ही फ्लेक्स नहीं करना है। फिर उसके बाद में आता है गुड पोस्चर। गुड पोस्चर में आपको इस तरह से खड़े रहना है, आपके शोल्डर्स ऐसे पीछे होने चाहिए, जो मिलिट्री पोजीशन जिसे बोलते हैं, जिसमें कि शोल्डर्स थोड़ा श्रंक होते हैं पीछे साइड में, आपकी बैक एकदम जो होती है वो जो ये हम्पी रीजन जिसे कहते हैं वो आगे होना चाहिए, थोड़ा सा ऐसा आगे लिफ्ट होना चाहिए, और जो आपके नीज है वो थोड़े ऐसे दूर दूर होने चाहिए, जैसे ये दो नीज है वो ऐसे दूर दूर होने चाहिए, एकदम ऐसे चिपक के नहीं रखना है, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जिसे कहते हैं वो ज्यादा होना चाहिए कभी भी आप खड़े रहते हैं तब। तो क्या होता है कि इससे आपको एक तो आपका दिमाग के ऊपर जो प्रेशर होता है वो भी कम होता है, आपको कॉन्फिडेंट लगना शुरू हो जाता है कि आप और कुछ अच्छा कर सकते हैं, या फिर आप फ्रेश फील कर सकते हैं, जिसमें कि जैसे कि यहाँ पे अगर ऑक्सीजन कंजम्पशन अगर ज्यादा हो गया तो हमें फील बहुत अच्छा आता है, मतलब हमारा मूड अच्छा रहता है, जिससे कि तो ये इंश्योर करिए कि आप ये सब पोस्चर मेंटेन करने का। फिर नेक्स्ट आता है इम्प्रॉपर पोस्चर। अब ये स्टूडेंट्स के लिए, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या होता है कि इस तरह से पढ़ने बैठते हैं,
जिससे कि उनका स्पाइन का जो शेप होता है वो ऐसा यू शेप में आ जाता है, और जो उनके आंखें होती, जो आई लेवल होती है, वो भी डायरेक्ट टू डायरेक्ट यहाँ पे हैम्पर करती है एक जो बुक्स होती है वहां पे। और फिर क्या होता है कि ये जो बैठने का पोस्चर है उसमें लो बैक पेन का शुरू हो जाता है, लो बैक पेन शुरू हो जाता है, स्पाइन मतलब सर्वाइकल पेन होना शुरू होता है सर्वाइकल रीजन में। उसके वक्त ऑक्सीजन कंजम्पशन कम हो जाता है, जिससे कि क्या होता है कि फटीगनेस जो होती है बॉडी में वो ज्यादा हैम्पर करने की चीज होती है। फिर उसके बाद क्या होता है कि सेंसरी का जो ये है, मतलब जो सेंसरी सिस्टम होता है वो एक तो इसमें हैम्पर होता है, फिजिकल डिसेबिलिटी शुरू हो जाती है, मतलब फिर उसके बाद में मन नहीं लगता है बच्चों के पढ़ाई में। तो ये पोस्चर जो है वो थोड़ा सा नहीं करना चाहिए 50 इयर्स ऑफ ओल्ड पेशेंट्स में या फिर 50 इयर्स ऑफ ओल्ड लोगों में। ये मुझे लगता है कि ऐसा बैठना बिल्कुल उचित नहीं है, क्योंकि इसमें एक तो स्पॉन्डिलाइसिस का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, आपका स्पाइन जो होता है वो एक तो कर्वेचर में आ जाता है, जिससे कि वो जो एस शेप का प्रॉपर ये होता है वो एस शेप प्रॉपर नहीं बैठता है। फिर उसके बाद में स्पाइन ऐसे हो जाने से आपके और ज्यादा मसल के चांसेस है, नर्व डैमेज होने के चांसेस होते हैं। करेक्ट पोस्चर क्या है बैठने का वो आपको राइट साइड में दिखेगा। करेक्ट पोस्चर ऑफ सिटिंग में देखिए, ये जो पेशेंट है यहाँ पे इसने अर्गोनॉमिक्स चेयर यूज की हुई है। इसमें क्या होता है, स्पाइन मैंने जैसे बताया आपको पहले, इसमें स्पाइन एस शेप में होता है और पैर जो होते हैं वो जमीन पे टिकने चाहिए, या फिर अगर पैर जमीन पे नहीं टिक रहे हैं तो आप कुछ एक स्टूल लीजिए, ऐसा नीचे स्टूल लीजिए और उसके ऊपर पैर रखिए यहाँ पे। फिर जो हाइट होती है चेयर की वो हाइट भी ज्यादा होनी चाहिए, जैसा टेबल एज कंपेयर टू टेबल लेवल पे वो हाइट होनी चाहिए। आपका टेबल जो होता है वो इंक्लाइन होना चाहिए, इंक्लाइन अप टू 40 डिग्रीज आपका टेबल इंक्लाइन होना चाहिए। फिर उसके बाद में आता है आप किस तरह से स्पाइन को रखते हैं। जैसे आपका ये जो नेक रीजन है ये कुछ ज्यादा नीचे नहीं झुकाना है इसे, या फिर आपका जो एल्बो होता है वो एल्बो विदाउट टचिंग द टेबल वो आपका एल्बो वैसा होना चाहिए। फिर उसके बाद में जो आपका ये आता है जो नी जॉइंट है, जो नी जॉइंट है उसमें जो नी जॉइंट आपका है उसमें हैम्पर होना शुरू हो जाता है, यहाँ पे एक्टिविटीज नहीं होती है। जैसे फिर अगर आप ऐसे टेबल पे बैठे हैं तो आप ऐसा ट्राई कीजिए कि आप पैर पूरा ऐसा ऊपर फ्लेक्शन, जिसे ऊपर फ्लेक्शन कहते हैं, ऐसा थोड़ा थोड़ा एक्टिविटीज करते रहिए, एकदम स्टिफली ज्यादा देर तक नहीं बैठना है। आधे घंटे में आप थोड़ा सा स्ट्रेचिंग, आगे चल के स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस में आपको बताऊंगा कि आप कैसे एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप 90 डिग्री पे जो बैठना होता है, जो ये स्पाइन है और ये जो ऐसा है नीचे का पैर जो है लो बैक से वो 90 डिग्री में होना चाहिए, जिससे कि आप एक्टिविटीज हैम्पर ना हो। ये नीचे में आप ऐसा ड्रॉ देख सकते हैं, देखिए इसमें कैसा दिया है कि आप एक तो ये कोई स्टूल लेके खड़ा है, जो ये वाला डायग्राम है मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें क्या हो रहा है कि ये कंप्यूटर पे 30 to 60 डिग्रीज का डिफरेंस रहना चाहिए, 30 to 60 सेंटीमीटर का सॉरी डिस्टेंस रहना चाहिए आपकी आंखों में और कंप्यूटर स्क्रीन के बीच में। आपके जो एल्बोज हैं वो एल्बोज हॉरिजॉन्टल होने चाहिए, वो एकदम टेबल पे टच नहीं होना चाहिए, जिससे कि आप अगर ये एल्बोज आप ट्राई करोगे कि टेबल पे रखने के लिए, तो वो जो टेबल होगा वो टेबल देखिए इसमें, ये देखिए इसमें क्या हो रहा है कि ये पेशेंट यहाँ पे एल्बो टच नहीं कर रहा है। अगर ये जो एल्बो है ये अगर यहाँ पे टच करेगा तो उसका ऑब्वियस है कि वो स्पाइन को भी आगे करेगा या फिर वो आगे ऐसे झुकेगा। तो बेटर है कि आप थोड़ा सा ऐसा दूर होके कंप्यूटर यूज कीजिए। अगर अभी से आप थोड़ा प्रिकॉशंस लेंगे तो आगे चल के फिजिकल डिसेबिलिटी होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। 4 चीजें हैं यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपकी आंखों के और कंप्यूटर स्क्रीन के या फिर आपके बुक्स के या फिर आपके कोई भी चीज आप अगर देख रहे हैं तो उसमें 30 to 60 सेंटीमीटर का डिफरेंस होना चाहिए। वो 90 डिग्री पे होना चाहिए, एकदम से आपको नीचे नहीं झुकना है, आपका स्पाइन के ऊपर वहां पे प्रॉब्लम्स आने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। जो दूसरी बात है, आपके जो पैर होते हैं, जो नीचे का जो शूज वाला पोर्शन होता है, आप नीचे में एक स्टूल रखिए।
ताकि आपका जो ये हिप का रीजन है वो एक 90 डिग्री फ्लेक्शन में आना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि आप नीचे रखे हैं और आपको फिर स्पाइन के ऊपर वो देखिए कोई भी एक्टिविटीज आप कर रहे हैं तो उसका डायरेक्ट टू डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके स्पाइन के ऊपर होता है। अगर स्पाइन के ऊपर इम्पैक्ट होना शुरू हो गया तो फिर मसल्स के ऊपर इम्पैक्ट होना बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा, क्योंकि स्पाइन आपका एक ऐसा रीजन है जो आपके बॉडी को एक अलाइनमेंट में रखता है। वो अलाइनमेंट आपको अगर मेंटेन करना है तो आपको ये स्टेप्स लेना बहुत जरूरी है। अगर अलाइनमेंट बिगड़ गया तो फिर मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स होने का बहुत ज्यादा चांस बढ़ जाता है। फिर ये लेफ्ट राइट साइड में और एक इमेज है जिसमें कि एक ये जो पेशेंट है वो गलत पोजीशन में बैठा हुआ है, जिसमें कि एक सिंपल चेयर लिए, ठीक है आप कर सकते हैं इस तरह की चेयर भी थोड़ा यूज करिए, बट चांसेस ये रखिए कि आप अर्गोनॉमिक्स की चेयर यूज करिए फॉर लॉन्ग आवर्स। अगर आप ज्यादा देर तक कंप्यूटर पे या फिर टेबल की कुर्सी के ऊपर बैठे हैं तो आपके चांसेस है कि आप जल्दी थकने के ज्यादा चांसेस होते हैं उसमें। तो अर्गोनॉमिक्स चेयर यूज करिए और ज्यादा देर तक अगर बैठना है तो अर्गोनॉमिक्स चेयर को प्रेफर कीजिए। उसके बाद में जो आता है वो यहाँ पे जो ये पेशेंट है वो 30 टू 60 सेंटीमीटर में नहीं देख रहा है। यहाँ पे कुछ ज्यादा फोकस है जिसमें कि आंखों के ऊपर जो चांसेस है, जो आंखों के ऊपर तान जिसे बोलते हैं वो पड़ने का बहुत ज्यादा चांस होता है। और यहाँ पे देखिए आप ये पैर पीछे फ्लेक्स करके बैठा है, ठीक है आप थोड़ा रिलैक्स होने के लिए भी आप ऐसा एक्टिविटी मतलब आप ऐसे बैठ सकते हैं, बट ज्यादा देर तक अगर बैठे रहे तो आप ज्यादा थकावट होने के ज्यादा चांसेस होते हैं इसमें। और पढ़ने के लिए जैसे बैठे हैं तो इस तरह से नहीं बैठना है। पढ़ने के लिए जो लेफ्ट साइड का डायग्राम दिया हुआ है जिसमें कि बराबर इंक्लाइन जैसा हमारा नॉर्मल टेबल होता है इस तरह से, बट जो हमें लॉन्ग आवर्स तक अगर बैठना है तो हमें थोड़ा सा 45 डिग्री तक ये टेबल इंक्लाइन करना पड़ेगा, जिससे कि आपके जो नेक रीजन है उसके ऊपर ज्यादा प्रेशर ना आए। नेक्स्ट इसके ऊपर बढ़ते हैं हम स्टैंडिंग पोस्चर के ऊपर। स्टैंडिंग पोस्चर एक ऐसा टीचर्स के लिए, मैं मोस्टली यहाँ पे जो टीचिंग स्टाफ है उनके लिए बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे उनका एक्टिविटीज बहुत ज्यादा हो जाता है क्लासरूम में, वो खड़े होकर पढ़ाते हैं, वो मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज खड़े होकर होती है उनकी, तो ये पोस्चर मेंटेन करना बहुत जरूरी है। ये देखिए यहाँ पे एक गुड पोस्चर है जिसमें कि इनका सर्वाइकल स्पाइन एक जो है वो ज्यादा फ्लेक्स भी नहीं है, ज्यादा एक्सटेंड भी नहीं किया, ज्यादा आगे भी नहीं है, ज्यादा पीछे भी नहीं है। तो इसमें क्या हुआ है कि इनके लो बैक के ऊपर पेन के बढ़ने के चांसेस भी बहुत ज्यादा कम हो गए हैं। पेट भी ज्यादा पेट जो एब्डोमिनल पेन होते हैं, जो क्रैम्प्स बैठते हैं, वो चांसेस कम हो जाते हैं। अपर बैक का पेन होना थोड़ा कम हो जाता है, स्पॉन्डिलाइसिस होना कम हो जाता है। अब ये पुअर पोस्चर में क्या है कि कुछ ज्यादा ही नेक आगे बढ़ जाता है। इसमें क्या होता है कि आपका जो सर्वाइकल स्पाइन जो ये है तो उसका जो फ्लेक्शन जिसे बोलते हैं, जिसे आगे फॉरवर्ड नेक जो बोलते हैं, वो होने का ज्यादा चांसेस है। राइट साइड में एक डिफरेंट काइंड ऑफ पोस्चर नाम का एक डायग्राम दिया हुआ है, ये इतने सारे डायग्राम्स ये, तो इसमें जो ये है फर्स्ट, ये करेक्ट पोस्चर है। अगर आपका स्पाइन कुछ ज्यादा ही आगे है, देखिए ये जो सेकंड इमेज है, ये सेकंड इमेज में अब देखिएगा ये फॉरवर्ड नेक हो गया। इसमें कि क्या हो रहा है कि आपका जो भी नेक है वो आगे फॉरवर्ड हो रहा है, जिससे कि आपके बैक के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है। आपका जैसा भी जिसे कहते हैं ओबेसिटी जिसे कहते हैं, वो होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। फिर इसमें क्या हो रहा है कि आपको करेक्ट पोस्चर करना है। भी मसल्स है वो ज्यादा स्टिफ हो गए, ज्यादा क्या कहते हैं उसे फ्रोजन टाइप के हो गए हैं, या फिर जो नीचे या फिर जो लो बैक के जो मसल्स है वो ज्यादा स्टिफ हो गए हैं। और सेकंड इसमें फ्लैट पेल्विस जिसे कहते हैं, जिसमें कि पूरा पेल्विस जो ये लो बैक का रीजन है आपको ऐसे पूरा फ्लैट दिखेगा, ठीक है। ये जो लो बैक का जो रीजन है वो बहुत ज्यादा ऐसा फ्लैट दिखेगा, और जो ये स्पॉन्डिलाइसिस के चांसेस इसमें और बढ़ जाएंगे। यहाँ पे सर्वाइकल स्पाइन आप जो देख रहे हैं वो कुछ ज्यादा ही, जो आपने देखा होगा ओल्ड एज में जो भी लोग होते हैं वो ऐसा आगे झुक के चलते हैं। क्यों? क्योंकि उनका स्पाइन अभी से काम कर, मतलब उनका स्पाइन या फिर उनके मसल्स बहुत ज्यादा वीक होंगे, या फिर उनके एक्टिविटीज बहुत कम एक्टिविटीज कर रहे होंगे, इसीलिए वो एक्सैजरेटेड हो गया होगा स्पाइन। तो उसमें भी बहुत सारे रीजंस हैं। ये हो गया आगे स्टिफ, ये हो गया स्लम्प पोस्चर। स्लम्पिंग पोस्चर में क्या होता है कि आपकी बॉडी जो है आगे वाला पार्ट वो एक लाइन में आ जाता है,
इसमें नॉर्मल पोस्चर में क्या हो रहा था कि ये थोड़ा सा आगे, जैसे नोज चेस्ट, फिर आपका जो एब्डोमेन है वो, और फिर आपका जो ये आगे वाले जो फीट के जो फिंगर्स होते हैं वो एक लाइन में आते हैं। बट स्लंपिंग पोस्चर में क्या होता है कि आपका नेक पोस्चर एक तो आगे बढ़वा देता है आपके हेड रीजन को, और उसमें क्या होता है कि पीछे के जितने भी बैक मसल्स है वो ज्यादा स्ट्रेच हो जाते हैं। और एक है मिलिट्री पोजीशन, आपको कुछ ज्यादा ही आगे, मतलब स्ट्रेट नहीं बैठना है, खड़े नहीं होना है, या फिर आपको कुछ ज्यादा ही स्ट्रेट भी नहीं होना है, आपको नॉर्मल पोस्चर में होना है। आपको समझ में आना चाहिए कि आपका जो आपका बैक है वो एकदम ऐसा थोड़ा स्ट्रेट, और आगे आगे आप देख रहे हैं तो वो थोड़ा स्ट्रेट होना चाहिए एकदम से। अगर आपके जितने भी मसल्स है वो अगर स्टिफ है तो आपको पहले तो डायरेक्ट फिजियोथेरेपिस्ट को रेफर कीजिए, वहां पे उनसे कुछ ट्रीटमेंट लीजिए ताकि आपके मसल्स एक्टिविटीज शुरू हो जाए। या फिर आपको अगर कोई बैक में पेन हो रहा है, लॉन्ग सिटिंग में पेन हो रहा है, तो आप डायरेक्ट टू डायरेक्ट फिजियोथेरेपिस्ट को रेफर कीजिए, क्योंकि ये आपका पोस्चर से रिलेटेड प्रॉब्लम है। अब नीचे वाले इसमें देखेंगे तो ये जो स्पाइन है वो स्पाइन स्ट्रेट है, ये नॉर्मल पोस्चर हो गया। अब शोल्डर, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वन साइडेड जो बैक जो रहती है उनकी, वो वन साइड ऐसे पकड़ के चलते हैं, तो उसमें क्या चांसेस है, उसमें स्कोलियोसिस के ज्यादा चांसेस है। स्कोलियोसिस मतलब क्या होता है कि स्पाइन जो होता है अपना, वो स्पाइन ऐसा एस शेप में आ जाता है, मतलब आप आगे और पीछे से देखेंगे पेशेंट को तो वो एस शेप में आ जाता है स्पाइन, जैसे ये सबसे लास्ट वाली इमेज में, नीचे के सबसे लास्ट वाली इमेज में दिखाया गया है, जो कि लैटरल कर्वेचर जिसे कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एक साइडेड बॉडी ये हो जाती है। आप जब खड़े रहते हैं आप इंश्योर कीजिए कि आप कोई भी मतलब आप ऐसे दो पैर के ऊपर खड़े रहें, एक पैर के ऊपर खड़े रह के आप अपने पोस्चर को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो एक पैर पे इंश्योर कीजिए कि एक पैर पे ना खड़े रहे, ताकि आपका स्पाइन एक नॉर्मल पोस्चर पे मेंटेन रहे। तो इसमें क्या हो रहा है कि जैसा कि ये टिल्ट हो जाता है स्कोलियोसिस में, ये चीजें हम सोते वक्त भी बहुत गड़बड़ियां करते हैं, जिसके वजह से स्पाइन के या फिर स्कोलियोसिस के या फिर काइफोसिस के ये ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। काइफोसिस मतलब जो स्पाइन जो होता है वो स्पाइन कुछ ज्यादा, जैसे फॉरवर्ड नेक हो गया, ये काइफोटिक जिसे काइफोसिस बोलते हैं, वो हो गया कि कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ जाना। स्कोलियोसिस मतलब कुछ ज्यादा ही बाजू में सरक जाना स्पाइन ने, तो ये स्कोलियोसिस के ज्यादा चांसेस होते हैं। आप अगर बैग पहन रहे हैं तो आप बराबर दोनों साइड में बैग पहनिए। आप ये काम करिए कि आप, जिससे कि एक साइडेड के ऊपर ज्यादा आपको भार ना पड़े, दो साइड के ऊपर ज्यादा इक्वल अमाउंट ऑफ प्रेशर पड़े, जिसमें कि आपका स्पाइन एकदम मेंटेन रहे। ये हो गया स्टैंडिंग पोस्चर में। अब नेक्स्ट हम आते हैं स्लीपिंग पोस्चर में। अब देखिए स्लीपिंग पोस्चर में हम लोग न जाने कितनी सारी गलतियां कर देते हैं, बट नॉर्मल स्लीपिंग पोस्चर ये है। अगर आप सो रहे हैं, सीधा सो रहे हैं, तो उस वक्त आपको एक पिलो रखनी है अपने गर्दन के नीचे, ठीक है, एक अपना जो नेक रीजन है उसके एक नीचे रखिए, एक पतली सी पिलो जो कहते हैं, या फिर टॉवेल को ऐसे लपेट के या फिर उसका थोड़ा सा थिक लेयर बना के आप लो बैक के ऊपर रखिए, जैसा हिप रीजन हो गया उसके ऊपर रखिए, जहां पे ये रखा हो, जैसे ये रखा हुआ है। और एक आपको रखना है आपके नीज के नीचे। क्यों? क्योंकि ये स्पाइन का जो ये है, जो स्पाइन का कर्वेचर है, ये मेंटेन रहना चाहिए। अगर ये मेंटेन नहीं रहा तो आप आप खुद को एग्जामिन कीजिए कि आप जैसे नींद से उठे हुए, जैसे आप नींद से उठे तो आपको कभी बैक पेन शुरू हो जाता है, कभी नेक पेन शुरू हो जाता है, आप बोलते हैं कि एक साइड में कुछ ज्यादा ही पिलो रख दिया इसीलिए रात को पूरा नेक पेन हो रहा है, या फिर मुझे मसल्स एक्टिव मतलब मसल एक्टिविटी बहुत कम हो जाती है जिसमें कि पेन ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये सब रीजन है क्यों, क्योंकि हम लोग बराबर अलाइनमेंट में पिलो नहीं रख रहे हैं। तो ये हो गया आप पहला, फर्स्ट वाला जो है, ये आप नींद, आप जो स्ट्रेट सो रहे हैं अगर, तो आपको इंश्योर करना है कि इस तरह से आपको ये जो पिलोज हैं वो रखने हैं। फिर सेकंड पोस्चर आता है कि आप अगर उल्टे सो रहे हैं, तो ये सेकंड वाला जो बीच वाला डायग्राम है, इसमें आपको दिख रहा होगा कि जो सीधा सो रहे हैं, तो सीधा सोते वक्त आप जैसे इसके नेक के नीचे एक पिलो रखा है,
एक जो आगे वाला जो लोअर एब्डोमेन रीजन जिसे बोलते हैं, तो उसके नीचे एक पिलो रखा हुआ है और नीज के नीचे एक भी पिलो नहीं रखा है, जिससे कि स्पाइन मेंटेन हो रहा है। स्पाइन को मेंटेन करना बहुत जरूरी है यहाँ पे। और आपका ब्रीदिंग एक्टिविटीज भी बहुत कम हो जाती है, जिसमें कि जो ज्यादातर चांसेस होते हैं कि आपके सर्वाइकल स्पाइन या फिर मसल एक्टिविटीज जो जिसे कम हो जाती है, वो स्लीपिंग पोस्चर के इसी पोजीशन में कम हो जाती है। सेकंड, तीसरा पोस्चर जो है, जो ये तीसरा पोस्चर है, तो आप साइड लाइन में, जैसे आप मराठी में बोलते हैं कड़ेवर झोपना, तो इसमें कैसा है कि एक नेक रीजन के, एक सर के नीचे एक पिलो रखी है, एक अपनी जैसा लो बैक के नीचे रखी थी वैसे ही एक कमर के नीचे रखी हुई है, और एक जो अब यहाँ पे पिलो का पोजीशन चेंज हो जाएगा नी के लिए। नीज के लिए आप दोनों पैर के दोनों घुटनों के बीच में एक पिलो नहीं तो टॉवेल आप रख सकते हैं थोड़ा सा ऐसा थिक करके, बट इंश्योर कीजिए कि आप ऐसे पोस्चर में थोड़ा आदत तो डालिए। डेली आप अगर ऐसे एक्टिविटीज करके थोड़ा थोड़ा चेंज अगर लाएंगे तो एक दिन आपको कोई डॉक्टर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, या फिर आप किसी के ऊपर विजिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या फिर मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट आता है वॉकिंग पोस्चर। अब देखिए, ये है नॉर्मल वॉकिंग, ये ग्रीन जिसमें आप दिख रहा है ये नॉर्मल वॉकिंग है, जिसमें कि जो हेड है वो, जो नेक है वो, जो शोल्डर्स है और जो लो बैक का रीजन है, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन में होने चाहिए। सीधा वॉक जिसे कहते हैं, मतलब आपकी बैक कुछ ज्यादा ही पीछे भी नहीं है और कुछ ज्यादा आगे भी नहीं है, तो इसे कहते हैं स्ट्रेट, जो स्ट्रेट पोस्चर। फिर आता है ये इनकरेक्ट पोस्चर है कि आप बहुत ज्यादा ऐसे आगे झुक के चल रहे हैं, दैट इज रॉन्ग पोस्चर। फिर आप कुछ ज्यादा पीछे भी झुक के चल रहे हैं, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग पोस्चर, क्योंकि आपका इसमें स्पाइन अलाइनमेंट बराबर नहीं है। जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जिसे कहते हैं, जो बॉडी का वेट होना चाहिए, वो आपका रीजन जैसा ये बॉडी है, जैसे ये हेड हो गया, फिर ये जो स्पाइन है ये सीधा आ गया, ये आप देखिए ये पैर है, ठीक है। अब ये हाथ है, ठीक है। इसमें कैसा होता है कि जो ये डायरेक्ट टू डायरेक्ट आपके हिप रीजन में या फिर आपके पेल्विस रीजन जिसे कहते हैं, वो उसके ऊपर गिरना चाहिए। ये ना इधर गिरना चाहिए ना इधर गिरना चाहिए, क्योंकि अगर इधर गिर गया तो फिर प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाएगी, आपके मसल्स वही फिर से वही चीजें होगी। तो इंश्योर कीजिए कि आप जो भी चल रहे हैं, आप जिस तरह से चल रहे हैं वो भी थोड़ा संभल के चलिए, क्योंकि कुछ ज्यादा भी पीछे नहीं चलेगा और कुछ ज्यादा भी आगे नहीं चलेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम आते हैं वॉकिंग, ये करेक्ट वॉकिंग पोस्चर हो गई। अब हम आते हैं रनिंग पोस्चर पे। रनिंग पोस्चर में क्या है कि आपको स्ट्रेट ऐसा सीधा चलते हुए दौड़ना नहीं है। आपको अगर दौड़ना है तो आप थोड़ा आगे झुकिए। आप आगे जैसे झुकते हैं तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्ट यहाँ पे करेगी, आपके ये जो हिप रीजन है यहाँ पे। तो इसमें क्या होता है कि आपको नेक पहले तो स्ट्रेट रखना है, आपके आर्म्स जो पैर आप बाहर निकाल रहे हो उसका अपोजिट हाथ, जैसे हम चलते नॉर्मल, जो अगर लेफ्ट पैर निकाला है तो आपका राइट हैंड साथ में कोऑर्डिनेट करता है, तो आपको वैसे ही यहाँ पे करना है। और आपके शोल्डर मूवमेंट्स होने चाहिए। आप विदाउट शोल्डर मूवमेंट्स के अगर आप दौड़ रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है, आपको वहीं पे पेन होना शुरू हो जाएगा। तो आपको शोल्डर्स भी श्रंक करते रहना है, थोड़ा सा मूवमेंट करते रहना है। आपकी लो बैक का जो ये रीजन है वो भी स्ट्रेट रहना चाहिए। आप एकदम से ज्यादा भी नहीं दौड़ना है, पहले तो थोड़ा नॉर्मल दौड़ना शुरू कीजिए, फिर उसके बाद में दौड़ना शुरू कीजिए। एकदम से आप स्प्रिंट जिसे कहते हैं, जो मैक्सिमम एक्टिविटीज जो होती है मसल्स की, वो एकदम से आप बिल्कुल नहीं बढ़ाइए। वो आप थोड़ा जैसे वार्म अप जिसे कहते हैं, वो थोड़ा वार्म अप कीजिए। आप जैसे आप कोई एक्सरसाइज करें, फॉर एग्जांपल आपको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी है, जिसमें आपको जैसे डे टू डे लाइफ में हम लोग स्ट्रेचिंग करते हैं, आलस जिस वक्त आता है वो स्ट्रेच हो गया। तो जो स्ट्रेचिंग होती है उसके पहले आपको वार्म अप करना जरूरी है, क्योंकि आपका जो बॉडी टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर पे मसल एक्टिविटीज ये जो होना शुरू होता है, जो मसल्स का एक्टिविटीज जिसे कहते हैं, वो करने के लिए एक प्रॉपर टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है। वो टेम्परेचर को वहां तक बढ़ाने के लिए आपको थोड़ा सा दौड़ना पड़ेगा। आपको जिसे कहते हैं वार्म अप पीरियड। तो वो जैसे बॉडी गर्म हो गई,
अब बॉडी गर्म होने के बाद में आप स्ट्रेचिंग एक्टिविटी आराम से कर सकते हैं। अगर विदाउट वार्म अप आपने स्ट्रेचिंग एक्टिविटीज कर ली तो आपके मसल्स में क्रैम्प्स आना शुरू हो जाएगा, मसल एक्टिविटी तो होगी नहीं, वहां पे और ज्यादा स्वेलिंग होना शुरू हो जाएगा, या फिर जिसे पेन और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो आप अगर कोई भी एक्टिविटी या फिर आप स्ट्रेचिंग एक्टिविटी या फिर एक्सरसाइज जिसे कहते हैं वो अगर करना चाह रहे हैं, उसके पहले आप थोड़ा बॉडी को वार्म अप कीजिए। अगर वार्म अप जैसे करेंगे वैसे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा, वैसे ही आप फिर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आराम से कर सकेंगे, और वो बहुत ज्यादा साइंटिफिकली बेनिफिट होता है। दूसरा पोस्चर है स्टैंडिंग में। आप अगर जैसे मोबाइल यूज कर रहे हैं तो इसमें देखिए आप फर्स्ट डायग्राम जो है वो एक नॉर्मल पोस्चर, तो बिल्कुल वो एक नॉर्मल पोस्चर है, ठीक है, जिसमें कि जो ये स्पाइन है वो नॉर्मली खड़ा हुआ है, जहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे बराबर गिर रही है, नेक पे ज्यादा प्रेशर नहीं है, हाथ के ऊपर एल्बो के ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं है, और ना ही कुछ ज्यादा आपने जो सर्वाइकल रीजन है वो आगे बढ़ा, जो जिसे कहते हैं वो ज्यादा एक्टिविटीज नहीं। बस जैसे ही हम लास्ट पिक्चर पे देखते हैं तो इसमें बेसिकली हो क्या रहा है, इसमें ये हो रहा है कि जो आपका ये नेक रीजन है इसमें स्पॉन्डिलाइसिस के चांसेस होते हैं। ज्यादा अगर फ्लेक्स हो गया, ज्यादा देर तक अगर आपने फ्लेक्स करके रखा, आपके बैक मसल तो स्ट्रेच हो गई, ठीक है, उसमें क्या होगा कि आप एक वही पोस्चर के ऊपर एक्टिविटीज कर सके, वही पोस्चर पे आप कर सकेंगे। आप नॉर्मल इसके ऊपर तो बिल्कुल नहीं जा सकते जब तक आप फिजियोथेरेपिस्ट को रेफर नहीं करते। तो यहाँ पे फिर से रोल आ गया डॉक्टर का। तो बेसिकली अगर आपको वो सब चीजें नहीं करनी, जो एक्सपीरियंस नहीं, पेन आपको एक्सपीरियंस नहीं करना है, तो आपको अभी से ये बराबर एक्टिविटीज जैसे आप कर रहे हैं वैसा रखना बहुत जरूरी है। ये हो गया करेक्ट पोस्चर। मोबाइल आप अगर स्टैंडिंग पोस्चर में ले रहे हैं जिसमें कि 30 to 60 सेंटीमीटर का आप आंखों से और मोबाइल के स्क्रीन से डिफरेंस रखेंगे। ये हो गया स्टैंडिंग में। अब देखिए, अब एक नया टर्म है अर्गोनॉमिक्स। अर्गोनॉमिक्स एक ऐसा वर्क रिलेटेड है, जैसा आप काम कर रहे हैं, आप फॉर एग्जांपल स्टाफ रूम में जैसे बैठे हैं टीचर्स, तो वहां पे अर्गोनॉमिक्स का काम आ जाता है। आप पढ़ा रहे हैं, वहां पे अर्गोनॉमिक्स का काम आ जाता है। बच्चे पढ़ रहे हैं क्लासरूम में, वहां पे अर्गोनॉमिक्स का काम आ जाता है। अर्गोनॉमिक्स एक ऐसा साइंटिफिक मेजरमेंट लिया हुआ चीज है जिसमें कि वर्क स्टेशन जो होते हैं वो डिजाइन किया हुआ है, ऐसा साइंटिफिक मतलब एक साइंटिफिक टर्म है। तो उसमें क्या होता है कि वही पोस्चर आप फिर से आ गया, ये अर्गोनॉमिक्स में आ गया। अब देखिए, पहले तो ये लड़का यहाँ पे कुछ ज्यादा ही फ्लेक्स होके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर बैठा था, जिसमें कि उसके ना ही पैर के नीचे कुछ ये रखा हुआ है, उनका पैर एलिवेटेड नहीं रखे हुए हैं, और ना ही उनका जो हिप रीजन है या फिर स्पाइन है वो बराबर है। अगर दूसरे इमेज के ऊपर आते हैं, जो आफ्टर वाली इमेज है, जिसमें कि जो लो बैक है वो भी बराबर स्ट्रेच्ड है, वो भी 90 डिग्री के ऊपर है। भले ही इसमें अगर चेयर आपको ऐसे एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, अगर आपकी चेयर कुछ ज्यादा ही ऊपर है तो आपको जो फीट के नीचे, जो आपके पैर के नीचे कुछ ऐसा स्टूल या फिर कुछ ऐसा हायर कुछ ऐसा रखना पड़ेगा, ताकि आपका जो लो बैक है वो एकदम 90 डिग्री पे रहे। इसमें एक और दिया है कि इन्होंने एल्बो यहाँ पे टच नहीं किया है। अगर एल्बो यहाँ पे टच हो गया, आप समझ लीजिए, आपको अगर ये इंश्योर करना है कि आप बराबर पोस्चर पे, तो आप ऐसे इंश्योर कर सकते हैं कि आपका बैक जो है, अपर बैक, ये जो रीजन है वो बराबर चेयर को लग के है और कुछ ज्यादा स्ट्रेच नहीं है। 18 to 24 इंचेस, मतलब 30 सेंटीमीटर से ज्यादा का डिफरेंस है। ये इंश्योर करिए कि आपका जो एल्बो है वो टेबल को टच नहीं हो रहा है। आपका 30 to 60 सेंटीमीटर का डिफरेंस है कंप्यूटर स्क्रीन से। आपके पैर के नीचे अगर कुछ रखा है एज कंपेयर टू जो ये है, एज कंपेयर टू ये जो होता है अपना लेवल जिसे कहते हैं कुर्सी का लेवल, उसके लेवल के हिसाब से आपको नीचे पैर के नीचे ये रखना है। तो ये सब इंश्योर करिए कि आप कंटिन्यू अगर आवर्स में बैठे हुए हैं तो आप ऐसा इस तरह से बैठिए, ठीक है। नेक्स्ट इस पे आते हैं। ये अब देखिए, अब ये डेंजर्स है। अगर आप सिटिंग पोस्चर, रॉन्ग सिटिंग पोस्चर में बैठ रहे हैं तो ये सब डेंजर्स
बहुत ज्यादा कॉमन है। इसमें क्या होगा, आपका फॉगी ब्रेन जिसे कहते हैं, आपका ऐसा झंझनाहट सी महसूस होगी। आपका नेक रीजन में तो पेन शुरू ही हो जाएगा, फिर आपके शोल्डर रीजन में भी पेन शुरू हो जाएगा, आपका अपर बैक में भी स्टिफनेस आ जाएगा जिसमें कि आप मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। फिर उसके बाद में आता है कि आपके जो पैनक्रियाज है, जो ओवर प्रोडक्टिव पैनक्रियाज, इसमें हार्ट डिजीज भी हो सकता है आपको अगर आप इनकरेक्ट पोस्चर में बैठे हुए हैं। आपको पैनक्रियाटाइटिस जिसे कहते हैं, जिसमें कि प्रोडक्शन जो होता है पैनक्रियाज का वो ज्यादा बढ़ जाता है। कोलोन का कैंसर बढ़ जाता है। वीक एब्स जिसे कहते हैं, जो एब्डोमिनल मसल्स होते हैं उसको एब्स कहते हैं, तो वो एब्डोमिनल मसल्स भी आपको पेन होना शुरू हो जाएगा। फिर टाइटनेस, जैसे हिप टाइटनेस भी होता है। ग्लूट्स का जो ये पीछे का रीजन है अपना, वो भी टाइट होना शुरू हो जाता है। तो ये सब डेंजर्स है, आपको इंश्योर करना है कि आप सब ये चीजें ना करें ताकि आपको ये सब चीजें ना हो सके। ओके, नेक्स्ट। अब ये तो बहुत कॉमन चीज है, हम जैसे जानते हैं कि सभी लोग घर पे हैं और मोस्ट ऑफ दी लोगों का अगर देखा जाए तो पेट निकल के जिसे आना बोलते हैं, जिससे कि आपका है ओवर प्रोडक्टिव, मतलब कुछ ज्यादा खा लिया आपने, जैसे घर पे एक्टिविटीज भी बहुत कम है और आपका पेट आगे बढ़ जाएगा। तो ये एक हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस और बढ़ जाते हैं, इसमें फिजियोथेरेपी का रोल आता है। अब देखिए, सीडेंट्री लाइफस्टाइल जो है, जो कि हम लोग एक कैसे होता है कि हम लोग अगर कुछ ज्यादा ही खुद को स्ट्रिक्ट नहीं रखेंगे, फॉर एग्जांपल अगर हम कुछ ज्यादा ही खुद को स्ट्रिक्ट नहीं रखेंगे तो हमारा जो बिहेवियर हो जाएगा वो बहुत लेजी हो जाएगा, है कि नहीं। तो वैसे ही यहाँ पे लाइफस्टाइल के बारे में आता है। अगर हम कुछ ज्यादा ही हमारे फेवरेबल चीजें कर देंगे घर पे, अगर थोड़ा सा भी, जैसे कि संगीता मैम ने बताया कि घर पे हम लोग अगर है टीवी का रिमोट हमारे हाथ में है, हम कंटिन्यू चेंज कर रहे हैं बट हम कोई एक्टिविटीज नहीं कर रहे, सिर्फ बेड पे पड़े हुए हैं सुबह उठने के बाद में भी, तो ये हो गया सेडेंटरी लाइफ। आप एक्टिविटीज नहीं कर रहे हैं, आपको डिफॉर्मिटीज होने के ज्यादा चांसेस है। तो सीडेंटरी लाइफ से आपको ओबेसिटी, जिसे मोटापा कहते हैं, वेट बढ़ना कहते हैं, ये ज्यादा चांसेस है और ये एक डिजीज के ऊपर इम्पैक्ट करता है। देखिए, अब यहाँ पे हो गया ये सीडेंटरी लाइफ के इफेक्ट्स हो गए वेट गेन। आपका एक तो पहले तो वेट बढ़ेगा, फिर आपका मोटापा बढ़ेगा, जिससे कि क्या होगा, आप देखिए जिसमें कि हार्ट के डिजीज होना शुरू हो जाते हैं। जॉइंट्स में पेन क्यों होता है, क्योंकि बॉडी के जॉइंट्स बने ही नहीं है कि आपका कुछ ज्यादा ही ओवर वेट आपको कैरी कर सके। तो आप देखिए कैसा है कि इसीलिए जॉइंट्स के ऊपर पेन अगर बढ़ जाएगा तो उसका सीधा सीधा रीजन है कि आपका वेट एक तो बढ़ा हुआ है और आप मोटापे से बहुत ज्यादा अफेक्टेड है। इसमें कि डायबिटीज का भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। डायबिटीज होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। इम्यून सिस्टम सॉरी, अभी हम कंटिन्यू देख रहे हैं कोविड-19 के केसेस, जिसमें कि इम्यून सिस्टम कम हो रहा है। तो इम्यून सिस्टम जिसमें कम है उसको कोविड-19 के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि सीडेंटरी लाइफ से आपका इम्यून सिस्टम भी कम हो जाता है, ठीक है। अब और बहुत सारे ऐसे चांसेस है कि जिसमें कि बहुत ज्यादा डिजीज होने के और चांसेस है, जैसे कि सीडेंटरी लाइफ से ये सब चीजें होने के चांसेस है। अगर आप कंटिन्यू फिजिकल एक्टिविटीज नहीं रखेंगे तो ये सब चांसेस और बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है ये बेनिफिट्स। अब फिजियोथेरेपी के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। एक तो पहले वो आपका पेन कम करेगा, ठीक है। ऐसे मसल स्टिमुलेटर्स हैं, मसल्स के ऐसी मशीन्स है जिससे कि आपके डायरेक्ट मशीन और मसल के डायरेक्ट कांटेक्ट में वो मसल ऐसी एक्टिविटीज जनरेट करेगी जिसमें कि पेन को कम किया जा सके, ठीक है। बैलेंस को मेंटेन करता है। अब योगा देखिए, योगा में मोस्ट ऑफ दी, अगर हम ये पोस्चर में अगर योगा करें तो मोस्टली लोग बैलेंस खो बैठेंगे। क्यों? क्योंकि वो एक्टिविटीज नहीं करे, वो सीडेंटरी लाइफ में जी रहे हैं जहां पे कि ओबेसिटी, जहां मोटापा बढ़ने के चांसेस है। तो इसमें क्या होता है कि आपका बैलेंस तो एक तो कम हो जाएगा। फिजियोथेरेपी एक आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है रोल, जिसमें कि आपके जो मसल्स है वो एक्टिविटीज को बढ़ाने के चांसेस ज्यादा होते हैं फिजियोथेरेपी में। आपका कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन जो होता है, जो हार्ट के फंक्शन, जैसे आप देखेंगे किसी का बाईपास हो गया या फिर किसी का ब्लॉकेजेस रिमूवल का ये हो गया है, तो ये जो डिजीज है, जैसे कि जिसे कहते हैं कार्डियक मर्मर, जो हार्ट का जो ये होता है, एक्टिविटीज होती है जिसमें कार्डियक मर्मर जिसे कहते हैं, तो
वो एक्टिविटीज अगर हमने सेडेंटरी लाइफ में अगर जी रहे हैं तो वो एक्टिविटीज कम हो रही है, जिससे कि डायरेक्ट टू डायरेक्ट इफेक्ट आपके लंग्स के ऊपर भी आ रहा है और आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे भी आ रहा है। तो हार्ट के ऊपर और प्रेशर बढ़ गया ये सब चीजों का। फिर आता है कि अगर आपको कहीं वुंड है, जैसे आपको कहीं स्वेलिंग हो रही है, वो स्वेलिंग कम करने के लिए फिजियोथेरेपी का एक बहुत बड़ा रोल होता है। फिर मूवमेंट जो है वो रिस्टोर्स द नॉर्मल मूवमेंट फॉर स्टैंडिंग, वॉकिंग एंड रनिंग। मतलब अगर पेशेंट व्हील चेयर पे है, बेड साइड, जैसे कोई ऑपरेशन हो गया तो पेशेंट मोस्ट प्रोबेबली बेड के ऊपर ही रहता है, तो उसको डेली एक्टिविटीज में कैसा रूइन किया जाए, जैसे उसको कैसे कंटिन्यू प्रोसेस में लाया जाए, तो फिजियोथेरेपी वहां पे रोल प्ले करता है। मेजर इलनेस, डिसेबिलिटी, सर्जरी के बाद में यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल ये करता है। एक्सरसाइज, जैसे कि आप कंटिन्यू एक्सरसाइज करेंगे तो सर्कुलेशन जो होता है ब्लड का वो बढ़ जाएगा। अगर आप एक ही जगह पे है तो ब्लड सर्कुलेशन नहीं बढ़ने वाला है, जिससे कि और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा और ज्यादा डिफॉर्मिटीज होने के चांसेस है। फिजियोथेरेपी एक सर्जरी के अल्टर भी या फिर ड्रग्स के, या जो ड्रग्स मेडिसिन जिसे कहते हैं, जो उसके अल्टर में भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। अगर आप पेन किलर्स में मोस्टली स्टेरॉइड्स होते हैं, ठीक है। अगर आपको जॉइंट पेन हो रहा है तो अगर आप डायरेक्टली, या फिर आपको मसल पेन हो रहा है तो आप ले लेंगे पैरासिटामोल की गोली, या फिर निमेक ले लेंगे, या फिर और कोई दूसरी गोली ले लेंगे। बट अगर आप डायरेक्ट टू डायरेक्ट, तो आपको उस स्टेज में क्या होता है कि आपको पता नहीं होता है कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या है। साइड इफेक्ट्स आपको 40 इयर्स या फिर 50 इयर्स के पहले नहीं पता चलेंगे। साइड इफेक्ट्स आपको 60 इयर्स के, 70 इयर्स के बाद में साइड इफेक्ट पता चलेंगे, क्योंकि उसके साइड इफेक्ट डायरेक्ट टू डायरेक्ट आपके लीवर के ऊपर, आपके किडनी के ऊपर, आपके यूरिन सिस्टम के ऊपर, सबसे इंटेस्टाइन के ऊपर, एब्डोमिनल सिस्टम के ऊपर ज्यादा काम करना, ज्यादा अफेक्ट तब करते हैं। फिजियोथेरेपी स्पोर्ट्स में भी बहुत ज्यादा, जिस मैंने आपको बताया, फिजिकल एक्टिविटीज में भी फिजियोथेरेपी का बहुत ज्यादा रोल है। अब जॉइंट स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन, जिसे आर्थराइटिस कहते हैं, तो मोस्ट ऑफ द पेशेंट आपको आर्थराइटिस के मिलेंगे, तो जिसमें कि जो होता है कि आपको जैसे बोन डेंसिटी कम हो गया तो उसमें एक्टिविटीज होना कम हो जाता है, तो फिजियोथेरेपी वहां पे एक बहुत बड़ा रोल, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए, नेक्स्ट है फिजियोथेरेपी इंश्योर्स द स्लो, स्टेडी एंड सस्टेन्ड रिपेयर ऑफ द बॉडी, जिसमें कि ठीक है, मैं मानता हूं, बट फिजियोथेरेपी एक बहुत स्लो प्रोसेस, मतलब ज्यादा स्लो नहीं है। 2 वीक्स मैक्सिमम आपको कोई भी एक्टिविटी करने के लिए ये होगा, ठीक है। बट स्लो प्रोसेस है बट इफेक्टिव है। आपको इसके साइड इफेक्ट्स बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे फिजियोथेरेपी के, जैसे कि आपको मेडिसिन के मिल जाएंगे, ठीक है। फिजियोथेरेपी आपको लाइफ में बैलेंस करना सिखाता है। आपके मसल बैलेंस जिसे कहते हैं, बॉडी बैलेंस जिसे कहते हैं, वो फिजियोथेरेपी के अंडर आता है। एक्सरसाइज रिकमेंडेड फिजियोथेरेपी यील्ड टू मल्टीपल बेनिफिट्स बाय एक्सरसाइजिंग होल ओवरऑल बॉडी। जैसे आप डेली एक्टिविटीज करेंगे तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कि कोई स्टेरॉइड्स या फिर कोई मेडिसिन लेने के लिए। कार्डियोवास्कुलर फंक्शनिंग, न्यूरोलॉजिकल फंक्शनिंग वो बढ़ाता है। आप डेली एक्टिविटीज करिए, आप एक जगह पे बैठे मत रहिए जिससे कि आपके मसल्स के ऊपर ज्यादा तान पड़े या फिर इनएबिलिटी हो जाए आपको बाद में उठने के लिए, ठीक है। अब देखिए, से नो टू स्टेरॉइड्स एंड एक्सेप्ट फिजियोथेरेपी। नाउ इसका मतलब क्या है? आपके जो स्टेरॉइड्स, जो भी आप मेडिसिन ले रहे हैं, जो स्टेरॉइड्स भरे हैं जिसमें, वो आपके एक तो किडनी डिजीज के ऊपर एक्ट करेगा, आपके लीवर के ऊपर एक्ट करेगा, हार्ट के ऊपर, हेयर लॉस होता है, स्किन के ऊपर एक्नेस आ जाते हैं और इनफर्टिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आप मोस्ट ऑफ द स्टेरॉइड्स ले रहे हैं तो स्टेरॉइड्स को बिल्कुल भी एक्सेप्ट मत करिए, आप फिजियोथेरेपी को एक्सेप्ट करिए। अगर आपको 60s के बाद में आपको ज्यादा बूढ़ा नहीं होना है, मतलब आप ज्यादा एक्टिविटीज नहीं आप ज्यादा एक्टिविटीज करना चाह रहे हैं 60 इयर्स के बाद में। नेक्स्ट आता है कि कोई भी जॉइंट पेन या मसल पेन आप स्टेरॉइड्स ले रहे हैं तो वो मत लीजिए। आप फिजियोथेरेपी को डायरेक्ट टू डायरेक्ट रेफर कीजिए अगर आपको कहीं पे भी पेन हो रहा है। उसके बाद में आता है कि एक आप न चाहते हुए एक रूट कॉज होता है। जैसे कोई अगर पेन हो रहा है, कोई भी पेन हो, तो वो एक इंडिकेशन होता है कि वहां पे कोई एबनॉर्मेलिटीज है, वहां पे एक एबनॉर्मेलिटीज है, इसीलिए वहां पे पेन होना शुरू हो रहा है। बट अगर आप फिजियोथेरेपी करेंगे तो आप डायरेक्ट टू डायरेक्ट वो पेन के ऊपर मत कर सकते हैं, आप उसके ऊपर मेडिसिन को अवॉइड कर सकते हैं।
नेक्स्ट आता है, देखिए अब ये इससे क्या होता है कि फिजियोथेरेपी के जैसे मैंने कहा लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स है। अब पहला इमेज आपको दिख रहा होगा जिसमें कि सारे जॉइंट्स लाल हैं, ठीक है, ये है अफेक्टेड जॉइंट्स। फिर नेक्स्ट इमेज में आएगा कि एक जॉइंट, दूसरा जॉइंट, तीन जॉइंट्स के पेन कम हो गए। इसका मतलब ये है कि फिजियोथेरेपी आपको डायरेक्टली आपको रिजल्ट नहीं देगा, एक दिन में 2 दिन में ये नहीं करेगा, आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा उस चीज के लिए। आपको थोड़ा उतना क्या कहते हैं, आपकी नेचुरल इम्यूनिटी जो होती है वो कम नहीं करेगा, फिजियोथेरेपी उसको और बढ़ाएगा, इम्यून सिस्टम को और बढ़ाएगा। जैसे कि मेडिसिन आपको जो मेडिसिन होते हैं हेवी मेडिसिन, हेवी डोज मेडिसिन, वो आपके इम्यून सिस्टम के ऊपर डायरेक्ट एक्ट करते हैं, आपके बॉडी सेल्स के ऊपर ज्यादा एक्ट करते हैं, जिससे कि आपकी नेचुरल इम्यूनिटी पावर, आपको रिस्पॉन्ड करने की पावर, नेचुरल पावर जो होती है वो कम हो जाती है। तो फिजियोथेरेपी ऐसा कोई एक्टिविटीज नहीं करता है जिससे कि आप डायरेक्ट बॉडी के ऊपर एक्ट हो। इसमें क्या होता है कि आप थोड़ा टाइम लगेगा, 1 वीक लगेगा, 2 वीक लगेगा, इंप्रूवमेंट आपको खुद ब खुद दिखना शुरू हो जाएगा और लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स मिलेंगे, इसमें कोई शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा फिजिकल एक्टिविटी, ऐसी लाइफ चाहिए जो सबसे राइट साइड इमेज में है, तो आपको फिजिकल एक्टिविटीज करना बहुत जरूरी है, फिजियोथेरेपी लेना बहुत जरूरी है। ओके, यहाँ पे एक एग्जांपल बताऊंगा। ये है ऋतिक रोशन, इनका एक्सीडेंट, इनका 2 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें कि देखिए इनका एक्सीडेंट हुआ था जिसमें कि फिजियोथेरेपी ने इनकी लाइफ कैसे चेंज की, ऋतिक रोशन की। तो मैं आपको एक वीडियो के मार्फत दिखाना चाहता हूँ। ये इंजरी के जस्ट बाद है, ये फिजियोथेरेपी एक्टिविटीज ले रहे हैं। ये देखिए, ये अगर ये एक्टिविटी में क्या हो रहा है कि ये कोऑर्डिनेशन नहीं बैठा पा रहे हैं, देखिए ये कोऑर्डिनेशन नहीं बैठा पा रहे हैं। अब फिजियोथेरेपी अगर लेने के बाद में आपको डायरेक्ट टू डायरेक्ट इफेक्ट दिखेंगे। ये फिजियोथेरेपी का ट्रीटमेंट चल रहा है इनका। अब देखिए ये थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आया फिजियोथेरेपी से। ये देखिए, पहले थोड़ा चांसेस रहेगा कि आपको थोड़ा पेन होगा, बट उसके इफेक्ट्स आपको लॉन्ग टर्म रहेंगे, ये आप ध्यान में रखिए। ये स्ट्रेचिंग स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज जिसे कहते हैं, जो कोऑर्डिनेशन में आता है। देखिए ये इंप्रूवमेंट आना शुरू हो गया है, ठीक है। पहले तो इतना भी एक्टिविटीज नहीं होती थी, बट फिजियोथेरेपी से आप इनको डायरेक्ट टू डायरेक्ट एक्टिविटीज में मतलब डायरेक्ट टू डायरेक्ट इफेक्ट आना चालू हो गया है, ठीक है। ये हो गया। ये देखिए, पहले तो ये एक्टिविटीज नहीं होती थी, अभी ये एक्टिविटी आराम से हो रही क्योंकि इन्होंने कंटिन्यू फिजियोथेरेपी रखा है। आप कंटिन्यू डोज रखिए फिजियोथेरेपी का। आप बीच में ही अगर कोई भी मेडिसिन जैसे आप बीच में अगर छोड़ देंगे तो उसको और ज्यादा चांसेस है कि और ज्यादा आपको डिफॉर्मिटी या फिर डिजीज आपका बढ़ जाएगा। बट अगर कंटिन्यू आपने फिजियोथेरेपी रखा, थोड़ा सा क्या कहते हैं उसे, थोड़ा पंक्चुअल रहे उस एक्टिविटीज को लेके, तो आप बहुत अच्छे से ठीक हो सकते हैं। ये देखिए, ये अभी एक्टिविटीज कर पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि फिजियोथेरेपी ने, इन्होंने कंटिन्यू फिजियोथेरेपी लिया। ये इनके फिजियोथेरेपिस्ट है। देखिए, ये अगर आपको फीलिंग चाहिए तो आपको कंटिन्यू फिजियोथेरेपी के ये रखना पड़ेगा। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आते हैं। हाँ अभी हम डेली रूटीन के ऊपर आते हैं, ठीक है। ये है मॉर्निंग स्ट्रेचेस एक्सरसाइज। आप कंटिन्यू, आप होगा आपके पास पेन और पेज और पेन होगा, तो आप ये नोट डाउन करके रखिए। ये 5 मॉर्निंग स्ट्रेचिंग एक्टिविटीज है जो आप सोते ही अगर आप शुरू करेंगे तो आपका डे भी फ्रेश रहेगा, आपको कहीं पेन भी नहीं होगा, या फिर आपको कहीं पे कुछ भी डिफॉर्मिटी होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं अगर ये मॉर्निंग 5 स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज किए तो। देखिए, पहला एक्टिविटी है, आप सबसे पहले आप पूरे अपने हाथ पीछे लेके जाइए और ये पूरा स्ट्रेच करिए इस तरह से, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया, ये फर्स्ट हो गया। और ये सेकंड, जिसमें कि आपके जितने भी जो पैर के पंजे हैं वो आगे तरफ पूरा स्ट्रेच करिए उस चीज को, ठीक है। ये दोनों एक साथ करना है। ये फर्स्ट एक्टिविटी हो गई, ठीक है। इसको नॉर्मल करना है और डायरेक्ट कंटिन्यू मूवमेंट रखना है आपको, ठीक है। ये देखिए, कंटिन्यू आपको मूवमेंट रखनी है।
सेकेंड एक्टिविटी है आपकी जो नीज है, आपको अपने चेस्ट की तरफ खींचना है, इस तरह से दोनों हाथ ऐसे बांधे बांधे रखना है आपको। बांध के आपको क्या करना है कि आपके नीज आपको दूर ढकेलने हैं, ठीक है, और आपको हाथ से बचाना है नीज, जिसे एक स्ट्रेचिंग के अंदर जो लो बैक के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लो बैक पेन के लिए। दूसरा है आपको एक तरफ एक तरफ आपके दोनों हिप्स, दोनों नीज है वो दूसरी तरफ एक तरफ होने चाहिए, और आपका हाथ जो है वो दूसरी तरफ होना चाहिए। ये स्ट्रेचिंग हो गया लो बैक के लिए, जिसमें कि स्पाइन ट्विस्ट जिसे कहते हैं, ये वो एक्टिविटी हो गई। अब फिर उठ के बैठे, फिर ये कंटिन्यू पैर को स्ट्रेच करना है आगे, कंटिन्यू, और फिर आपको आगे झुकना है, नीज के जो नी है आपका सर आगे झुकाना है। पांचवा आ गया लास्ट, स्पाइन रीच, जिसे आप ऐसे हाथ ऊपर करके ऐसे इस तरह से एक साइड झुकना है, फिर दूसरे साइड झुकना है। ये आप 5 एक्टिविटीज है, आप करिए। आपको ट्रस्ट में आपको बिल्कुल भी मसल के जितने भी ये है आपको पेन होना पूरा कम हो जाएगा, ठीक है। ये है 5 एक्सरसाइज जो आप डेली रूटीन में कर सकते हैं, जैसे आप सो के उठे तो ओके। इसके बाद में आता है नेक्स्ट एक्सरसाइज, ये हो गया ऑफिस स्ट्रेच। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टीचर्स के लिए, जो ऑफिस में भी काम कर, जो टीचर्स के लिए भी जो ऑफिस में कंटिन्यू काम करते हैं वो भी। ये है ऑफिस एक्सरसाइज, ऑफिस स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, ठीक है। ये 4 स्ट्रेचेस एक्सरसाइज मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिसमें कि सबसे पहले आपको ऐसा हाथ ऊपर स्ट्रेच करना है, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया एक्सरसाइज, ये आपको ऊपर डायरेक्ट स्ट्रेच करना है, जिससे कि दूसरा है स्पाइनल ट्विंच, आपको एक साइड में स्ट्रेच करना है और फिर वैसा ही दूसरे साइड में लेके जाना है। थोड़ा स्ट्रेच करिए, और इंश्योर कीजिए कि कुछ ज्यादा ही नहीं हो जाए, थोड़ा लिमिटेशंस रखिए उसमें, एकदम ज्यादा स्ट्रेच नहीं करना है। फिर तीसरा आता है शोल्डर स्ट्रंगिंग, जिसमें कि शोल्डर आपको ऐसे ऊपर लेके जाना है, ठीक है, और वैसा 1-2 सेकंड के लिए रुकना है और रोल करना है आपको। जो ये रोलिंग एक्टिविटीज जो कर रही है, ये ऐसे रोल करना है। फिर चौथा आता है फोर आर्म स्ट्रेचिंग। इसमें आप हाथ ऐसा आगे लेके जाएंगे और उल्टा करेंगे और स्ट्रेच करेंगे इसको। तो ये हो गए 4 स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, ओके, ये हो गए। और ये जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है आप हर आधे 1 घंटे के बीच में करिए। ऑफिस में बैठे अगर आप काम कर रहे हैं तो बैठे बैठे अगर आपको ज्यादा देर तक काम हो रहा है तो आप ये एक्सरसाइज कंटिन्यू कर सकते हैं डेली। अब मोस्ट प्रोबेबली जो मोस्ट ऑफ द केसेस आते हैं वो पूरे जो पैर जिसे कहते हैं, जिसे अपने ये पंजा कहते हैं, वो सबसे ज्यादा उसके केसेस आते हैं। तो इसमें क्या होता है कि मोस्टली टीचर्स लोगों में ये ज्यादा होगा क्योंकि वो कंटिन्यू लॉन्ग स्टैंडिंग में रहते हैं, जिससे कि उनके पैर पेन होना शुरू होता है। और एक तो आपको यूज करना है डॉक्टर स्लीपर, डॉक्टर्स की जो चप्पल होती है जो एकदम स्पंजी होती है, जिससे कि एकदम हार्ड यूज भी नहीं करना है, ज्यादा स्पंज वाला भी नहीं यूज करना है, नॉर्मल यूज करना है आपको, ठीक है। तो ये है कुछ इसके एक्सरसाइज। इसमें क्या करना है, आपको एक बॉटल लेनी है छोटी साइज में, या फिर एक ऐसा रोल बना के रुमाल का या फिर किसी चीज का या फिर टॉवेल का रुमाल बना के रोल बना के इस तरह से स्ट्रेच करना है, आगे रोल करना है कंटिन्यू और पीछे रोल करना है। इस वक्त ऐसा इंश्योर करिए, ये चीज आप ध्यान में रखिए कि आपका थोड़ा प्रेशर उस पैर के ऊपर पड़ रहा है, ठीक है। विदाउट उसके नहीं होगा। ये आगे भी स्ट्रेच करिए, पंजों के ऊपर पूरा रोल हो जाना चाहिए। ये हुई पहली एक्सरसाइज, ये आप घर पे भी कर सकते हैं और ऑफिस में भी कर सकते हैं। ये दूसरी एक्सरसाइज। अब क्या करना है, एक पत्थर या फिर एक ऐसा कुछ हार्ड चीज अपने
जो उंगलियां है पैर की उसके सामने रखना है और आगे में स्ट्रेच करना है। देखिए कैसे स्ट्रेच हो रहा है, नी बेंड करके स्ट्रेच करना है पहले, तो ये नी पहले बेंड करना है फिर बाद में स्ट्रेच करना है, जिससे कि ये जो आपका ये रीजन है, देखिए ये जो रीजन है, सॉरी हैमस्ट्रिंग जिसे कहते हैं, सॉरी काफ मसल जिसे कहते हैं, तो ये काफ मसल स्ट्रेच होनी चाहिए, उससे ऐसा इंश्योर करिए, ठीक है। फिर दूसरा एक्सरसाइज है ये, इसमें आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले तो सॉरी देखिए सबसे पहले इसमें क्या करना है कि आपके नीज जो रहेंगे वो बेंड नहीं होंगे। इस एक्सरसाइज में आपके नीज बेंड नहीं होंगे, इसमें सिर्फ आपके सॉरी ये थोड़ा टेक्निकल मिस्टेक आ रहा है। ओके, तो इसमें क्या करना है कि आपको आगे बेंड करना है ऐसे, बट आपके जो नीज है वो बेंड नहीं होने चाहिए, नीज एकदम ऐसा स्ट्रेट रखना है आपको, ठीक है। ये एक और एक्सरसाइज, ये तीसरी एक्सरसाइज हो गई। अब ये चौथी एक्सरसाइज, इसमें क्या करना है कि आप उसी पोजीशन में रह के आगे ऐसे ऊपर लिफ्ट होना है, ऐसा लिफ्ट होना है और नीचे नीचे लेके जाना है खुद को, ऐसा लिफ्ट करना है, ठीक है। ये हो गई लास्ट एक्सरसाइज। आपको जब तक अगर आपको ये बाकी के एक्सरसाइज नहीं जम रहे हैं तब तक ये एक्सरसाइज नहीं करना है। ये लास्ट मोमेंट, अगर आप ये वाले एक्सरसाइज में अगर आप महारत हासिल हो जाती है तो फिर आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं लास्ट वाली, ठीक है। इसमें एक और चीज मैं आपको कोविड-19 में जो फिजियोथेरेपी का रोल है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कोविड-19 में क्या होता है कि आपके लंग्स के ऊपर डायरेक्ट अफेक्ट होता है, ठीक है। वो जो वायरस है कोविड अपना कोरोना वायरस, वो डायरेक्टली आपके लंग्स के ऊपर अफेक्ट होता है। उसमें क्या होता है कि आपकी जो कैपेसिटीज होती है लंग्स की, वो ऑक्सीजन कंजम्पशन की और ब्रीदिंग की जो मूवमेंट्स होती है उसके ऊपर एक्ट करता है। वहां पे आपकी ब्रीदिंग एक्टिविटीज नहीं होती और आप एकदम लिटरली एकदम कोमेटोस टाइप के हो जाते पेशेंट, जिसमें कि ऑक्सीजन भी नहीं मिल रहा है और वही सडन डेथ भी हो सकती है। फिजियोथेरेपी का यहाँ पे क्या रोल है कि सबसे पहले फिजियोथेरेपी आईसीयूज में सबसे ज्यादा काम आते हैं, ठीक है। आईसीयूज में क्या होता है, फिजियोथेरेपी का सबसे ज्यादा रोल इसमें है कि फिजियोथेरेपी एक पेशेंट जैसे वेंटिलेटर पे गया, 65% चांस होते हैं कि पेशेंट वेंटिलेटर से बाहर नहीं आ सकता, ओके। उसमें थोड़ा इंप्रूवमेंट होने के चांस है, अगर उसका इम्यून सिस्टम या फिर वो मेडिसिन के ऊपर इफेक्टिवली खुद का प्रोग्रेशन दिखा रहा है, तो तभी वो पेशेंट ऑक्सीजन या फिर वेंटिलेटर थेरेपी से बाहर निकल सकता है। उसमें क्या होता है, फिजियोथेरेपी एक एक्टिविटीज है, जैसे ब्रीदिंग एक्सरसाइज देता है जिससे कि लंग्स स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाता है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि जैसे पेशेंट तो कंटिन्यू बेड पे रहेगा, वहां पे एक्टिविटीज तो होने वाली है नहीं। अगर कंटिन्यू पेशेंट अगर बेड पे है तो वहां पे मसल्स के ये होने चांसेस ज्यादा शुरू हो जाएंगे, जिसमें कि मसल एक्टिविटीज कम हो जाएगी, ठीक है। आप कोई भी पेशेंट लीजिए, कोमा पेशेंट लीजिए या फिर आईसीयू में भर्ती पेशेंट लीजिए, वो चल नहीं सकते हैं, तो उनके लिए फिजियोथेरेपी का एक बहुत बड़ा यहाँ पे रोल आता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें है कि फिजियोथेरेपी का उसमें क्या होता है कि जो कफ होता है, जो हमारे जो स्पूटम जिसे कहते हैं, जिसे ठसा कहते हैं, वो ब्लॉक कर देता है आपके नेजल कैविटी को। जो रेस्पिरेटरी कैविटी होती है जहां से ऑक्सीजन अंदर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है, वो वहां पे वो रीजन को वहां पे ये शुरू हो जाता है, वहां पे एक्टिविटीज नहीं होती है, ठीक है। तो उसको रीएक्टिवेट करने के लिए फिजियोथेरेपी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। उसके बाद में एक कंक्लूजन ये आता है कि बाय डूइंग फिजिकल एक्सरसाइज वी कैन मेंटेन एंड प्रिवेंट और मेंटल एज वेल एज फिजिकल एक्टिविटीज। अगर फिजिकल डेली एक्टिविटीज, डेली एक्सरसाइज अगर आप कर रहे हैं तो आप फिजिकली और मेंटली दोनों इसमें फिट होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि लेस डिपेंडेंस ऑन मेडिसिन के ऊपर लेस डिपेंडेंसी आ जाती है। देखिए आप फॉरेन कंट्रीज के 60+ लोगों को देखिए, कैसे एक्टिविटीज वो कर सकते हैं, वो हम लोग क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे इसमें वो चीज आई ही नहीं, वो एजुकेशन आया ही नहीं है कि
डायरेक्ट टू डायरेक्ट हम वैसी मेडिसिन कम कर सके या फिर लेस मेडिसिन के ऊपर डिपेंड हो सके, हम लोग अभी तक वो चीज में इन्वॉल्व नहीं हुए हैं, ठीक है। तो फिजिकल एक्टिविटीज अगर आप डेली रखेंगे तो आपको मेंटली और फिजिकली हेल्दी आपकी लाइफ होगी, आपकी लाइफ प्रॉस्परस होगी। ये सब चीजें बहुत एक्ट करती है डेली लाइफ के ऊपर। इम्यूनिटी, आपका नेचुरल इम्यूनिटी जो है वो बढ़ेगी अगर आप फिजिकल एक्टिविटीज कर रहे हैं। आपके हार्मोन सिक्रीट होंगे, आपको अगर आप बेड के ऊपर बैठे हैं, आपको स्वेट भी नहीं आ रहा है, तो आपकी जो सेल्स के अंदर, आपकी जो स्किन के अंदर जो वेस्टेज जो भरा हुआ है, जैसे कहते हैं वेस्टेज जो होता है वो बाहर नहीं निकलेगा, तो आप तब तक कुछ नहीं कर सकते, आपके अंदर फैट ही बढ़ते रहेगा। तो उसके वजह से आपके लीवर, आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, आपके बाकी के जितने भी सिस्टम्स है उसके ऊपर एक्ट करना शुरू कर देगा, ठीक है। और इट इज एडवाइजेबल ऑर्थोपेडिक और मस्कुलर ऑर्थोपेडिक्स के जो भी इंजुरीज होते हैं उसके बाद अगर आप फिजियोथेरेपी नहीं लेंगे तो आपको चांसेस है कि वो एक बड़े से चीज में लैंड अप होने का, उसका एक डिजीज बढ़ जाएगा या फिर डिफॉर्मिटी बढ़ जाएगी, आपके मसल एक्टिविटीज नहीं हो पाएंगे। सो इट विल एक्ट डायरेक्ट टू डायरेक्ट इनटू योर लाइफ, और सर्जरी के लिए फिर आपको कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा फिर सर्जरी के अलावा। इसलिए अगर आपको अवॉइड करनी है सर्जरी तो आज ही फिजियोथेरेपी या फिर फिजिकल एक्टिविटीज, डेली एक्टिविटीज शुरू करिए। एक और चीज मैं यहाँ पे मेंटेन बोलना चाहूंगा, आप जिस तरह से सुबह उठते हैं, आप एकदम से मत उठिए, आप थोड़ा साइड लाइन में जाइए और फिर साइड लाइन से आप डायरेक्ट उठिए। आप एकदम से अगर उठेंगे तो आपके बैक के ऊपर स्ट्रेन आने का चांसेस बहुत ज्यादा है, वो बहुत ज्यादा, मतलब आपका जितना भी पोस्चर होगा, जितना भी आपने आज तक मेंटेन किया होगा, वो पोस्चर पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा और वहां पे एक्टिविटीज नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो आपको एक इंश्योर करना है, नींद से उठते हुए सबसे पहले वो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी है, फिर आराम से आप साइड लाइन में लेट जाइए। साइड लाइन जैसे कड़ावर लेटना जिसे कहते हैं मराठी में, तो आप वैसे लेट जाइए और फिर उठिए, फिर एकदम से आप मत उठिए डायरेक्टली, वो डायरेक्ट टू डायरेक्ट आपके मसल के ऊपर एक्ट करेगा, ठीक है। और एक और चीज, जैसे कि आप कोई भी चीज नीचे झुकते हैं, तो झुकने के लिए सबसे पहले क्या होता है कि आप डायरेक्ट टू डायरेक्ट ऐसा मत झुकिए। ये जो पोस्चर है ये आपका स्पाइन का पोस्चर हो जाता है, आप डायरेक्ट टू डायरेक्ट मत झुकिए। आपका जो स्पाइन होता है वो स्ट्रेट रखिए, आपके जो नीज होते हैं, ये जो नीज हो गए, ये नीज थोड़ा बेंड करिए और ऐसा झुकिए। आप एकदम से ऐसा मत झुकिए, ठीक है, एकदम ऐसा नहीं झुकना है, आपको नीज बेंड करने हैं और फिर नीचे झुक के सामान उठाना है। कोई भी चीज हो, डायरेक्ट टू डायरेक्ट नीचे झुकेंगे तो आपकी बैक के ऊपर स्ट्रेन बढ़ेगा और आपकी जिसे कहते हैं कमर लचकना, वो चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो यहीं पे मैं अपना सेशन खत्म करता हूँ। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद विष्णुपुरी जी। Yes, आपने thank you so इतनी सरलता से और सहज भाषा में समझाया लोगों को, यानी मैं खुद सोच में पड़ गया कि आपका धन्यवाद व्यक्त कैसे करूं। अरे हर चीज आपने कि कैसे बैठते समय किस बातों का ध्यान रखना चाहिए, खड़े रहते समय, चलते समय, दौड़ते समय, सोते समय, झुकते समय, उठते समय, यानी आपने कोई चीज ऐसी नहीं छोड़ी। और एक अभी जो ऑनलाइन जो चलन बढ़ गया है वेबिनार का, तो कई बार लोगों का कहना रहता है, मेरी भी सोच है उसमें कि यह ऑनलाइन क्लासेस जो चलती है कि जो हम लोग प्रत्यक्ष जो लोगों को पढ़ाते हैं, मतलब जैसे क्लासरूम स्टडी होती है कि टीचर सामने है और सामने स्टूडेंट्स बैठे हैं, है ना, या डॉक्टर है या फिजियोथेरेपिस्ट जैसे आप है और हम आपके क्लिनिक में आए जी, वो ऑनलाइन में नहीं मिल पाती। ऐसा मेरी भी सोच थी, सबकी रहती है, लेकिन आपका सेशन सुनने के बाद में मुझे तो कम से कम महसूस नहीं हुआ कि भाई मैं आपके क्लिनिक में या आपके सामने नहीं हूँ। ऐसा लग रहा था प्रत्यक्ष आप हमारे सामने होकर हमें समझा रहे हैं और आपने बारीक बारीक चीजों को बहुत ही डिटेल में, जिस पर हमको इतना पता था कि ठीक है तन के बैठना चाहिए, रीढ़ की हड्डी हमेशा सीधी रहनी चाहिए, एक हमें ये चीज पता थी, लेकिन आपने हर चीज के बारे में बारीक बारीक से जो प्रश्न मन में हो सकते थे उसको आपने डाउट हमारे क्लियर किए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज मैं ये भी कह सकता हूँ कि जब दवा काम नहीं आती दुआ काम आती है, ऐसा हम लोग कहते हैं, सुनते भी है। तो दर्द के बारे में ये कह सकता हूँ कि जब दवा काम नहीं आती, दवा का काम रुक जाता है, तो फिजियोथेरेपी काम आती है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। कुछ प्रश्न थे। एक प्रश्न यूट्यूब के माध्यम से रखा है सुनीता साहू जी ने।
कि आर्थराइटिस के बारे में भी आप कुछ बताइए कि उसमें फिजियोथेरेपी कैसे उपयोगी हो सकती है आर्थराइटिस के देखिए आर्थराइटिस, सुनीता जी साहू जी का प्रश्न है। ओके, आर्थराइटिस में क्या होता है कि जो पेशेंट्स जो मोबिलिटी जिसे कहते हैं, जो मसल की एक्टिविटीज भी कम हो जाती है और जॉइंट्स में स्टिफनेस आ जाता है, तो वो स्टिफनेस को कम करने के लिए फिजिकल एक्टिविटीज इस तरह से डिजाइन की हुई है कि पहले तो वहां पे इलेक्ट्रोथेरेपी जिसे कहते हैं, जो मशीन्स के यूज से हम लोग पहले ट्रीटमेंट करते हैं बिफोर एक्सरसाइज, तो वहां पे सबसे पहले यूज आता है इलेक्ट्रोथेरेपी का आर्थराइटिस में, ठीक है। उसमें क्या होता है कि पहले तो हीट देते हैं, हीट थेरेपी जिसे कहते हैं, SWD मोडालिटी होती है, शॉर्ट वेव डायथर्मी, जिससे कि पहले तो मसल को हीट देते हैं और फिर उसके बाद में एक्टिविटीज शुरू करते हैं। आर्थराइटिस के इसमें सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगा कि वो किस तरह का आर्थराइटिस है वो डिपेंड करता है उसके ऊपर, ठीक है। अगर वो जॉइंट्स को स्टिफ कर रहा है तो वो अलग टाइप का आर्थराइटिस हो गया, तो उसके लिए आपको स्पेशली पहले तो फिजियोथेरेपिस्ट को रेफर करना पड़ेगा। नहीं तो अगर आर्थराइटिस का अगर मैं डायरेक्ट टू डायरेक्ट अगर बताऊं तो फिर आप कुछ थोड़ा गलत समझ बैठेंगे उस चीज को, वो थेरेपी आप वो मसल एक्टिविटीज आप गलत तरीके से लेंगे, इसलिए सबसे पहले आपको फिजियोथेरेपिस्ट को रेफर करना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक प्रश्न और है, तब तक मैं ये प्रश्न रखूं, किसी के जूम में से भी यदि प्रश्न हो जो जूम के माध्यम से जुड़े हैं तो रेज हैंड कर सकते हैं। एक प्रश्न पूछा है दीप शिखा यादव जी ने यूट्यूब के माध्यम से। उनका कहना है कि स्लीप डिस्क की समस्या में फिजियोथेरेपी का हम कैसे उपयोग कर सकते हैं कि उसमें वो सहायक साबित हो स्लीप डिस्क की समस्या में। देखिए स्लिप डिस्क में क्या होता है कि जो वहां पे भी कैसे होता है कि हम लोग बैक जैसे स्लिप डिस्क के मोस्ट ऑफ द केसेस आते हैं लो बैक में लेके, ठीक है। उसमें क्या होता है कि अगर स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम अगर वो और आगे बढ़ गया तो उसे कहते हैं उसको शियाटिका नाम से कहते हैं। अगर आपके बैक में अगर पेन हो रहा है, ठीक है, आपके लो बैक में अगर पेन हो रहा है, अगर वही पेन आपके नीज या फिर और भी नीचे जो एंकल के तरफ अगर जा रहा है पेन, तो उसे कहते हैं शियाटिका। शियाटिका मतलब शियाटिक नर्व जो होती है वो दोनों इसके दोनों वर्टिब्रल कॉलम्स जो होते हैं हमारे स्पाइन के, उसके बीच में आके वो दब जाती है। तो क्या होता है कि उसमें मसल वो जो नर्व दब जाने की वजह से वहां पे चींटियां आने शुरू हो जाती है पैर में। तो उसके लिए भी अलग से एक्सरसाइज है जिसमें कि आप बैक की स्ट्रेंथनिंग होती है, जिसमें कि आप कंटिन्यू जैसे जिम में होता है, जैसे हम कंटिन्यू वेट लिफ्टिंग करते हैं, वैसे ही फिजियोथेरेपी एक्टिविटीज होती है जिसमें कि आप कंटिन्यू बेंडिंग की एक्टिविटीज होती है, बेंडिंग के मूवमेंट्स होते हैं, और साइड रोलिंग होता है या फिर बैक साइड स्ट्रेचिंग होता है। तो इस तरह के एक्टिविटीज अगर किए तो फिर जो स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है वो कम हो जाता है। और स्लिप डिस्क का मेन प्रॉब्लम यही है कि पोस्चरल अगर मेंटेन नहीं रहा तो स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम और बढ़ जाता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि विष्णु गुरु जी ने बताया कि उन्होंने तो ये तो बताया कि मैंने दैनंदिन जीवन में हमें किस तरीके से फिजियोथेरेपी का सहारा लेके हम अपने आप को सही से रख सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ परिस्थितियों में सलाह लेनी भी जरूरी होती है फिजियोथेरेपिस्ट की। नहीं तो हो सकता है हम उसे गलत, यदि हम गलत तरीके से यूज कर रहे हैं तो जो सुधार होना है उसके बजाय उसमें बिगाड़ ना हो जाए। तो कुछ कुछ जो जरूरी चीज है उसमें आप जरूर, भले उन्होंने बता दिया कि आप घर पे कैसे कर सकते हैं, लेकिन कुछ विशेष परिस्थिति में आपको फिजियोथेरेपी की सलाह लेनी भी आवश्यक है। और जूम के माध्यम से किसी ने रेज हैंड किया नहीं है और कोई चैट बॉक्स में भी मुझे प्रश्न दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि उसकी वजह एक ये भी है कि आपने जैसे कि मैंने देखा आपकी जो आखिरी स्लाइड थी थैंक्स वाली जो आ गई थी, उसके पहले जब आपका खत्म हो गया तो भी आपने कुछ चीजें जो आपको लगी जरूरी बताने लायक कि भाई झुकते समय यदि हम झुक कर कोई चीज उठा रहे तो घुटने थोड़े से मोड़ने चाहिए, है ना। ये चीजें आपने खुद ही क्लियर कर दी। हो सकता है ये सब जो प्रश्न थे लोगों के मन में आपने खुद ही खत्म कर दिए, इसलिए लोगों के प्रश्न यहाँ कम नजर आ रहे हैं। फिर भी मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि बाद में आप आपका इसमें मोबाइल नंबर भी शेयर करिए या हमको शेयर करेंगे तो हम लोगों से शेयर कर देंगे। तो किसी के कुछ प्रश्न रहे, कई बार हो सकता है कि वो यहाँ नहीं पूछ पाए तो आपसे वो डायरेक्ट पूछ सके, तो आप कोशिश करिए कि उनकी जो समस्या का समाधान आप कर सकें। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं जो कार्यक्रम की जो अंतिम कड़ी होती है
एक आभार व्यक्त करना। तो उसके लिए मैं आमंत्रित करता हूं हमारे महाविद्यालय के ग्रंथपाल श्री ज्ञानचंद एलानी जी को कि वो आभार व्यक्त करें। श्री ज्ञान एलानी जी। हाँ, ज्ञान एलानी जी। हाँ. आभार A warm and grateful evening to all. Today, I am here for formally concluding the program by proposing vote of thanks. First of all, I would like to extend my heartfelt thanks to Shri Vishnu Bhureji. Vishnu Bhureji, who contributed his valuable time and knowledge in guiding us all about the importance of physiotherapy, which is the need of the hour in today's mechanical world. सर, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से हमें जिस तरीके से गाइड किया है, मुझे लगता है सभी को हर चीज समझ में आ गई, क्योंकि डेली रूटीन के लाइफ में हमें कैसे बैठना है, खड़े रहना है, चलना है, और छोटी छोटी चीजें जो आपने बताई। मेरी एक कल्पना थी कि फिजियोथेरेपी जो है वो केवल ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम में ही काम आती है, लेकिन आज मुझे पता चला कि कैसे कार्डियोलॉजिक पेशेंट्स को, पेडियाट्रिशियंस को, स्पोर्ट्स वालों को, कैंसर पेशेंट्स को, अस्थमा पेशेंट्स को, सभी को किस तरीके से फिजियोथेरेपी काम आती है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you I am so also much. thankful to I am also thankful from the bottom of my heart to all the members of the management committee of Sindhi Vidya Samiti for their guidance to arrange this grateful webinar, क्योंकि समय समय पे हमारी संस्था के सभी सदस्य हमें इस चीज के लिए बहुत गाइड करते रहते हैं और हमें प्रोत्साहित करते हैं। Also, I thank our motivator and principal, Dr. Santosh Kasbekar sir, for his timely support and guidance whenever needed. Thank you, Kasbekar sir. I am thankful to Dr. Satish Tewani and Dr. Anand Thadani, Vice Principal of our college, for their guidance in making this webinar success. I am thankful to Dr. Yogesh Bhote, our IQAC coordinator, for his kind support during this webinar. My heartfelt thanks to today's webinar coordinator and our registrar, Sri Naveen Agrawal ji, for smoothly organizing and making things available for the webinar. I am also thankful to Dr. Mrs. Sangeeta Rugwani for her smooth managing and conducting the webinar and informing about the frozen soldier problem and other problems which we are facing in our daily life. इसके साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे कॉलेज के डॉक्टर मुकेश कौशिक सर, डॉक्टर भावना चौधरी और डॉक्टर तृप्ति साकरे, जिनके सहयोग के बिना ये वेबिनार पॉसिबल नहीं था। Also, I am thanks to all the teaching and non-teaching staff of DRB Sindhu Mahavidyalaya for their direct and indirect contribution. Lastly, but not the least, I would like to thank all the students of our college for their participation in the webinar and making it a grand success. Thank you, one and all. बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञान एलानी जी। कार्यक्रम समाप्ति की घोषणा हुआ। मैं सभी को बताना चाहूंगा कि जिन ग्रुप के माध्यम से लोगों को ये मिला हुआ है, जैसे जूम की लिंक या छात्रों को जो यूट्यूब से जुड़ने की लिंक मिली हुई है, उसी के माध्यम से हम लोग फीडबैक लिंक भी प्रदान करेंगे, जो यूट्यूब पर भी हम लोग पोस्ट की जाएगी हमारे द्वारा। तो वो फीडबैक लिंक भरकर आप जरूर बताएं कि आपको कार्यक्रम कैसा लगा, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया जो है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमसे जो चूक हुई है वो भी जरूर बताइए, हमें क्या सुधार इसमें करने हैं, आपको इसमें क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा। और जो लोग जिन्होंने इसमें सहभाग लिया और जो फीडबैक फॉर्म भरेंगे, उनके ईमेल आईडी पर प्रमाण पत्र जो है शीघ्र हम लोग पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे। लेकिन फीडबैक फॉर्म भरते समय एक बात का ध्यान रखें कि आपका नाम आपको एकदम सही लिखना है, जैसा आप प्रमाण पत्र पे छपा हुआ रहना चाहते हैं, और प्लस ईमेल आईडी। कई बार होता है ईमेल आईडी गलत लिखने की वजह से आपको प्रमाण पत्र पहुंचने में दिक्कत हो सकती है। पूरा स्मॉल लेटर में लिखिए, सबमिट करने के पूर्व आप 2 बार चेक करिए कि सही लिखा हुआ है, उसके बाद ही सबमिट करिए। और श्री जो विष्णु भूरे जी हैं, उनका नंबर मैं आप लोगों को उन्हीं ग्रुप के माध्यम से शेयर करूंगा। आप
उनसे भी डायरेक्ट कुछ आपके प्रश्न हो तो जो आप यहाँ नहीं पूछ पाए वो पूछ सकते हैं, जो बाद में आपके मन में आते हैं। और संतोष कस्बेकर जी, उनकी अनुमति से मैं घोषणा करता हूँ कि आप आज का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद नवीन जी। धन्यवाद सर। सर आपके प्रेरणा से और मार्गदर्शन से हम लोग कर पाते हैं सर कार्यक्रम। अरे नहीं नहीं, ये आपकी मेहनत है, बहुत बढ़िया रहा कार्यक्रम और उन्होंने बहुत सही मार्गदर्शन किया। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अब किसको कोई प्रश्न नहीं है तो फिर म्यूट कर लो, उसको खत्म कर दो मीटिंग। सर आपकी अनुमति, मैं समझता हूँ कि किसी के प्रश्न नहीं है और आपने समापन की अनुमति दी है, और ये कार्यक्रम का समापन नहीं है, यहाँ से ये शुरू होता है, क्योंकि आप लोगों को कई चीजें सीखनी है और उनसे अमल करना है जो आज आपने सीखा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।